हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, सेकंड ग्रेड का आपका फाइनली पेपर हो गया। जाहिर सी बात है आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आपको पेपर ठीक ठाक लगा होगा। अगर पढ़ने में कहीं कोई कसर रह गई होगी तो ऑब्वियसली पेपर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा। इस सेशन में हम लोग इस पेपर को भी एनालाइज करेंगे, करेक्ट आंसर्स भी जानेंगे उन क्वेश्चंस के जिन क्वेश्चंस ने आपको परेशान किया, और पेपर को एनालाइज अच्छी तरह से करने के बाद ही मैं आपके बीच में आया हूं। जल्दबाजी मैंने जानबूझ के नहीं दिखाई है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं और हमेशा की तरह ऐसे इक्का दुक्का प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें आपको बोनस के चांसेस हैं। अब जो एस्पायरेंट्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं, करियर को लेके काफ़ी सीरियस हैं, उनको काफ़ी ये ईगरनेस होगी, उत्सुकता होगी कि क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी मेरिट रहेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये आपका मानना बिल्कुल सही है कि पेपर काफ़ी लेंथी था और लंबा था। जितना समय दिया जाता है उसके कंपैरिजन में हम इस पेपर को देखें तो काफ़ी लंबा पेपर आप कह सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अमूमन छोड़ने लायक थे। चाहे कितनी मेहनत आप लोगों ने की हो, वो क्वेश्चंस परेशान करने वाले थे। एक क्वेश्चन वोकैबलरी का भी था, काफ़ी डिफिकल्ट था। लिटरेचर पार्ट काफ़ी उसने घुमा फिरा के पूछा था, बट अगर एक एस्पायरेंट ने लिटरेचर को ढंग से पढ़ा है तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो मैच वाले क्वेश्चंस में और एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो कंसंट्रेशन है वो हल्का फुल्का डिस्टर्ब होने से कभी कभी आपको आंसर आता है फिर भी रॉन्ग हो जाता है। वो पार्ट एंड पार्सल होता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी गुड पेपर। कोई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ प्रश्न आसान भी थे, कुछ प्रश्न बिलो एवरेज भी थे, कुछ अबाव एवरेज थे, मॉडरेट थे, कुछ के डिफिकल्ट लेवल अच्छा था। एंड में इस सेशन के हम बात करेंगे क्या कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल का पर्पस है आपको असिस्ट करना गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के लिए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल नया चैनल है और मैं बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ आपके बीच में हमेशा आने वाला हूँ। रेगुलरली हम लोग इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए। मैं ज़्यादा बड़े बड़े वादे नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि अगर आर्य सर कुछ कह रहे हैं तो उसमें वजन ज़रूर होगा। तो बहुत अच्छा मटेरियल आपके बीच में पहुँचाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस पेपर की हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट रहे, क्या उनके आंसर्स होने चाहिए। तो आप पूरे पेपर का एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं, तो एंड तक इस सेशन में आप मुझ तक बने रहिएगा। और सेशन के एंड में हम बात करेंगे कट ऑफ की, जिसको लेकर हमेशा आप चिंतित रहते हैं। तो चलिए लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं पेपर में क्या था। देखिए, एक तो पेपर में बैलेंस अच्छा था। 70 के आसपास क्वेश्चंस जो थे वो प्योर ग्रामर बेस्ड थे, ग्रामर प्लस वोकैबलरी बेस्ड, और 60 के आसपास क्वेश्चंस आपके लिटरेचर बेस्ड थे, ठीक है ना, और 20 क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बैलेंस आरपीएससी के इस पेपर में देखने को मिला। ग्रामर भी अच्छी खासी पूछी गई और लिटरेचर सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं कहूँगा ज़रूर था। लेकिन अगर लिटरेचर कुछ लोगों ने पढ़ा ढंग से, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने अच्छी तरह से इस पेपर को हैंडल किया है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, स्पोका बेस्ड है। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली एनालाइजेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ स्पोका। सेंटेंस आपको दिया था, दे पेंटेड द डोर ग्रीन। उन्होंने डोर को ग्रीन पेंट किया। काफ़ी बार हमने क्लास में ऐसे सेंटेंसेस पढ़े हैं। दे सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब हो गई, डोर ऑब्जेक्ट हो गया और ग्रीन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि पेंट करने के बाद ग्रीन क्या हो गया, डोर। तो बहुत आसान था, SPOC वाला पैटर्न था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके फोर्थ हो जाएगा, SPOC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स गिवन बिलो,
चूज द वन विच डज नॉट फिट इनटू द गिवन कैटेगरी। अब देखो एडवर्ब के कैटेगरी के नाम दिए हैं कि प्लेस के हियर, देयर, नियर, डाउन बिल्कुल सही है। टाइम के सून, स्टिल, देन, टुडे, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते ही हैं। मैनर के फास्ट, हैप्पीली, हार्ड, क्विकली बिल्कुल एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। हमें पूछा है जो डज नॉट फिट, उपयुक्त नहीं होता उस कैटेगरी में, तो देखो डिग्री वाला मामला है। ऑलवेज, नेवर, अकेजनली, ऑफन, ये सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन था, आंसर 4th हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत एवरेज किस्म के 2 सेंटेंसेस पूछे हैं। अ वुमन सेड टू मी, डू यू नो माई नेम। अब देखो बहुत आसान सी बात है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, इंटेरोगेटिव आपके सेंटेंस है। तो अ वुमन आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर नेम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ वुमन आस्क्ड इफ आई न्यू हर नेम, इसने मी ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं उससे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया, नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंबाइंस द 2 सिंपल सेंटेंसेस, यानी 2 सिंपल सेंटेंस आपको दिए हैं सेपरेटली इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप जानते ही हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो सबऑर्डिनेटर से जुड़ते हैं, है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं, और कंपाउंड सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं या कोऑर्डिनेटर से बनते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो एंजल्स फेयर टू ट्रेड इन सम प्लेसेस, फूल्स रश इन देयर, ठीक है। अब ये पहला ऑप्शन इसमें एंड आ गया जो कि कोऑर्डिनेटर है, तो ये तो कंपाउंड हुआ, हमें पूछा गया है कॉम्प्लेक्स। ओके, एंजल्स फेयर टू ट्रेड इन सम प्लेसेस बट फूल्स, बट फिर से कोऑर्डिनेटर है। नॉट ओनली बट आल्सो, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कोऑर्डिनेटर है, ये भी कंपाउंड है, तो ये तीनों नहीं होने हैं। फूल्स रश इन वेयर, अब देखो वेयर यहाँ पे सबऑर्डिनेटर के रूप में यूज हुआ है। एंजल्स फेयर टू ट्रेड, और ये फेयर वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब ये हो गई, रश फाइनाइट वर्ब हो गई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया, ये मैन क्लोज बन गया, ऑप्शन 4th यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी एंड देन चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। अब देखो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान था, बस आपको ये ध्यान रखना है सिनोनिम्स पूछें, ठीक है। तो देखो कंपेशन ये होता है करुणा, दया भाव, तो ये हो गया सिंपैथी। फीबल कमजोर, ये हो गया आपके फ्रेल। जस्ट न्यायोचित, जो पक्षपात रहित हों वो जस्ट आपके इम्पार्शल हो गया, और मॉडेस्ट का हम्बल हो गया। तो देखो फर्स्ट का कौन सा होगा, 4th, फर्स्ट का 4th ये रहा, एक ही ऑप्शन है। फर्स्ट का 4th नहीं है, फर्स्ट का 3rd है, तो फर्स्ट का सी आपके हो गया, एक तो ये है, इसमें भी फर्स्ट का सी है। फीबल सेकंड का ए, तो सेकंड का ए, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देखिए, चूज द करेक्ट एनालिसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ स्पोकन। फिर स्पोकन बहुत आसान पूछा था। टॉम ऑन मंडे सॉ द जाइंट, ठीक है, टॉम सब्जेक्ट हो गया, ऑन मंडे क्या है, एडवर्बियल हो गया, और सॉ आपके प्रेडिकेटर हो गया, और द जाइंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। SAPO ऑप्शन सेकंड, SAPO, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें भी खास है नहीं। ग्रामर काफी इजी थी दोस्तों कंपैरेटिवली। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है आप सभी ने सही किया। आई वेंट टू लंदन लास्ट वीकेंड एंड स्टेड एट अ फ्रेंड्स फ्लैट, टू और एट। ओके, शायद ही किसी एस्पायरेंट के क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टेंस, टेंस पूछा है और ऑप्शन में से चूज करना। आई ब्लैंक स्पेड अ शावर व्हेन आई स्लिप ऑन द सोप एंड ब्लैंक स्पेस बैंग माई हेड ऑन द वॉल। तो देखो आई विल बी हैविंग और स्लिप, ये तो पास्ट और फ्यूचर कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। आई एम हैविंग स्लिप, ये देखो प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है, गलत बात है।
आई वॉज हैविंग, मैं स्नान कर रहा था, स्लिप्ड, फिसल गया, एंड बैंक्ड, सब कुछ पास्ट में है, दिस इज ओके। ये तो खैर, ये तो फाइनाइट वर्ब ही नहीं है, नॉन फाइनाइट है। टेंस पूछा है तो ऑब्वियसली फाइनाइट वर्ब पूछी, टेंस्ड होती है ना फाइनाइट, तो ये बैंगिंग भी नॉन फाइनाइट है, तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं था। करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। उसके बाद नाउ आई ब्लैंक स्पेस नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, आई ब्लैंक स्पेस स्विम व्हेन आई वाज यंग। बहुत आसान क्वेश्चन था, एबिलिटी का आपको मॉडल पूछा है, तो प्रेजेंट की एबिलिटी कैन से और पास की एबिलिटी कुड से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ सबॉर्डिनेट क्लोज इन इट। अब देखो सबॉर्डिनेट क्लोज, इसमें तो एक ही क्लोज है, तो मेन क्लोज है, एक ही सिंगल क्लोज का सेंटेंस है। कैन बीइंग, ये देखो ये भी नॉन फाइनाइट है, इसमें भी एक ही है, ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब तो सिंगल क्लोज का है। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, ये भी सिंगल क्लोज का ही है, तो सबॉर्डिनेट क्लोज तो मेन क्लोज के साथ होता है ना। द मैनेजमेंट इज एज बैड एज इट कुड बी, ये देखो दो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और ये एज से बना सबॉर्डिनेट क्लोज है, तो ये करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द यूज ऑफ प्रैपोजिशन इज इनकरेक्ट, गलत है प्रैपोजिशन का यूज। तो चाइल्ड मैरिज इज अ ग्रेट हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस, हिंड्रेंस के साथ टू आता, करेक्ट है। ही हिंडर्ड मी, हिंडर्ड करना, प्रिवेंट करना है ना, प्रोटेक्ट करना, इन सब के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है ना, एब्सटेन, रिफ्रेन, करेक्ट है ये। आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट ऑफ हिज वर्क, ये देखो नेग्लिजेंट इन होता है, तो ये गलत हो गया, तो गलत ही हमें पूछा, इनकरेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रस्ट के साथ ऑफ ही लगता है, तो करेक्ट आंसर इसमें सिर्फ कौन सा होगा आपके, ये होगा नेग्लिजेंट इन होता है, सफिशेंट, नेग्लिजेंट, है ना, क्या कह सकते हो आप, इस तरह के होते हैं ना, डेफिशिएंट इन, है ना, तो अगर फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद है आपको तो कोई दिक्कत होती नहीं इसमें। फिर व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन इन द सेंटेंस बिलो, ये फ्रेजल वर्ब अंडरलाइन की हुई है, इसका मीनिंग पूछा है। डोंट रन अवे विद द आइडिया दैट आई एम अनसोशियबल, आई जस्ट हैवंट गॉट टाइम टू गो आउट मच। आसान सी बात है, आप इस सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग भांप सकते थे, सेंस कर सकते थे। तो रन अवे विद का जो सेंटेंस के जो जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट है उसमें एक्सेप्ट एन आइडिया टू हैस्टिली, ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से क्लेयर सैड व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज, फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछा है, तो क्लेयर आस्क व्हाट टाइम द बैंक्स क्लोज्ड, डू डज आता है तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट इनडेफिनिट में बदलते हैं, लेकिन वापस सेंटेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर रहता नहीं है, असर्टिव बन जाता है, इसलिए सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन चुन लीजिए। तो क्लेयर वांटेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक्स क्लोज्ड, ये करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। इस वाला मामला गलत है, डज वाला मामला गलत है, और इस तरह का कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो 13 में थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन appropriate article determiners in the blanks, choose from the options given below। बहुत आसान क्वेश्चन था। I have seen good films, अब देखो फिल्म्स प्लूरल है तो आर्टिकल ए और एन तो आना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन में से सम वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ये हो गया आपके सम। What is wrong with you, have you got a headache, आप जानते हो गेट अ हेडेक, हैव अ हेडेक, ये एक फ्रेज है। दूसरे में आपके ये हो गया। तीसरे में आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए और एन यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है। और इट इज एन इंसेक्ट, इंसेक्ट है ये, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर आपके देखो सम हो गया, दूसरे में ए हो गया, तीसरे में ए हो गया और क्रॉस हो गया, और ये करेक्ट आंसर सेकंड बन गया। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, इनकरेक्ट पूछा, डिग्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इनकरेक्ट पूछा है, तो इट वॉज द एक्साइटिंग समर ऑफ देयर लाइव्स, यही रॉन्ग हो गया। देखो इट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग होगा, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, यही गलत हो गया।
इसमें बिल्कुल करेक्ट है। थिकेस्ट पार्ट ऑफ द क्राउड, सुपरलेटिव डिग्री। द क्लेवरेस्ट मैन, ये भी सुपरलेटिव डिग्री। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी सुपरलेटिव डिग्री। बाकी सारे सही थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है ही नहीं यहाँ पे, बेसिकली क्वेश्चन जो पेपर सेटर था उसको यहाँ पे लिखना चाहिए था फ्रेज, ये सेंटेंस नहीं है। वेरी इंट्रिगिंग फिल्म अबाउट पॉलिटिक्स, तो देखो फिल्म इसमें हेड है, बात फिल्म की हो रही है। और अबाउट पॉलिटिक्स ये PP है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो M बनी हुई, मॉडिफायर सिंगल ही बनती है प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसका कोई फर्दर एनालिसिस होता नहीं है, क्योंकि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज तीन का एनालिसिस होता है। वेरी जो है इंट्रिगिंग के लिए आया है, ठीक है ना, और इंट्रिगिंग एक एडजेक्टिव है, तो बेसिकली ये सिंगल एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो M मार्क होनी चाहिए, MHM फ्रेज है, लेकिन दिए गए चारों ऑप्शंस में MHM वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि MM उसने वेरी को अलग काउंट कर लिया, इंट्रिगिंग को अलग काउंट कर लिया, तो MM कर दिया, लेकिन होगा सिंगल M। RPS ये देगी, लेकिन ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है और इसमें बोनस मार्क मिलने के चांसेस आपको हैं। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू, देखो नाइदर नॉर में जो वर्ब होती हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, जो क्लोजेस्ट इसका सब्जेक्ट होता है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट क्या होता है, दो कोऑर्डिनेटेड नाउन फ्रेजेस होती हैं या दो कोऑर्डिनेटेड नाउन फ्रेजेस ही होती है, प्रोनाउन भी हैं तो वो नाउन फ्रेज में ही काउंट होता है। तो क्लोज कौन सा उसके अनुसार आएगा, तो यहाँ पे ब्लेम के अनुसार आ गया, सीम्स बिल्कुल ठीक है। आइदर द बॉय और इज पेरेंट, देखो वर्ब के क्लोज पेरेंट्स हैं तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए हैव, और सही नहीं है एग्रीमेंट यही पूछ रहा है तो सेकंड वाला हो गया। इसमें आई के अकॉर्डिंग बिल्कुल M सही है। इसमें ये देखो एंड दे दिया, तो ये तो नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और वाली बात है नहीं, दो सब्जेक्ट हो गए तो R बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सेकंड, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सही अरेंजमेंट नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग। इन द फ्रेज ब्राउन वुडन रेक्टेंगुलर टेबल्स इन द क्लासरूम, फ्रेज है ये बिल्कुल। अब इसमें हेड टेबल से बिल्कुल बात टेबल्स की हो रही है, तो ये बात सही है। द फ्रेज हैज प्री मॉडिफायर्स, बिल्कुल ब्राउन वुडन एंड रेक्टेंगुलर ये तीनों ही प्री मॉडिफायर्स है, ये भी बात सही है। द हेड इज क्लासरूम, ये बात गलत है, हेड तो एक ही होता है ना फ्रेज में, टेबल्स है, ठीक है ना। तो इसमें और द फ्रेज हैज प्री मॉडिफायर्स ये सही है। द फ्रेज हैज पोस्ट मॉडिफायर, बिल्कुल इन द क्लासरूम प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है। तो ABC तीन करेक्ट है, ये ऑप्शन आपके सेकंड हो गया, ये ऑप्शन D गलत है, ओके। उसके बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड कंट्रीब्यूशन इज। अब देखो कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो ये O जो है इसको ध्यान देना आपको, क्योंकि आपके ये तो है शॉर्ट ऑ और ये होता है लॉन्ग ऑ, यही दिक्कत आपको आई होगी। और अगर आपने मुझसे फोनेटिक्स पढ़ रखे हैं तो मैं अक्सर फोकस करता हूं इन बातों का कि ये जो लॉन्ग वाला ऑ है ये शॉर्ट है, ये तब यूज करना चाहिए या तो इसमें र का मर्जर हो, र इसमें मर्ज हो जाए, जैसे फॉर्ट, तो जैसे मान लीजिए फॉर्ट है, अब ये र का मर्जर हो जाता है, तब ये लॉन्ग वाला हो करना, या कोई वाउल साउंड इसे मिले आगे नेक्स्ट। बाकी यहां पे देखो न जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, तो शॉर्ट वाला होगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो कंट्रीब्यूशन ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन है नहीं, और कंट्रीब्यू में लॉन्ग ऊ आता है तो ये भी गलत है, लॉन्ग ऊ आना चाहिए, ओके। फर्स्ट वाला करेक्ट था।
द फ्रेज द हाउस बियॉन्ड द चर्च हैज, अब देखो ये एक फ्रेज है, हाउस बियॉन्ड द चर्च। अब इसमें जाहिर सी बात है एमएचएम के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, हाउस क्या है, हेड है, द क्या है, प्री मॉडिफायर है, और बियॉन्ड द चर्च नाम की पीपी प्रेपोजिशनल फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है ना। तो द पोस्ट, ये कह रहा है पोस्ट मॉडिफिकेशन बाय प्रेपोजिशनल फ्रेज से रखती है, बिल्कुल रखती है, करेक्ट बात है। प्री मॉडिफिकेशन बाय एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज से कोई प्री मॉडिफिकेशन नहीं है क्योंकि आर्टिकल आया हुआ है केवल, है ना, तो प्री मॉडिफायर तो केवल एक आर्टिकल है। प्री मॉडिफिकेशन बाय प्रेपोजिशनल फ्रेज, आमतौर पर प्रेपोजिशनल फ्रेज प्री मॉडिफायर के रूप में होती ही नहीं नाउन फ्रेज में, बहुत रेयर कोई ऐसा मामला हो सकता है, बाकी नहीं के बराबर है, तो ये भी मामला गलत है। और पोस्ट मॉडिफिकेशन बाय नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज नहीं है, बियॉन्ड द चर्च प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो केवल ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, अब कोऑर्डिनेटिंग क्लोज से ब्लैंक को आपको भरना है। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, अब देखो क्या कह रहा है, ये एंड क्या है भाई, कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज से करना है, ये हो पॉसिबल है। एज क्या है, सबऑर्डिनेटर है, पॉसिबल नहीं। सिंस क्या है, सबऑर्डिनेटर है, पॉसिबल नहीं। बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटर है, पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको केवल कोऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटर्स का नॉलेज हो तो ही ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाते थे। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंडीशनल क्लोज, एप्रोप्रिएट कंडीशनल क्लोज से भरना, कैसा कंडीशनल क्लॉज, ओके। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, इफ एनीबडी हैड आस्क्ड मी, अब ये देखो पास्ट परफेक्ट यानी कंडीशन टाइप 3 की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, या शुड हैव थर्ड फॉर्म, या कुड हैव थर्ड फॉर्म, या माइट हैव थर्ड फॉर्म की तरफ आपको जाना। तो वुड भी, ये तो होगा नहीं, वुड टेल, ये भी होगा नहीं, कुड हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, वुड हैव थर्ड फॉर्म होता तो भी एक्सेप्टेबल होगा, फोर्थ आंसर करेक्ट है। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, रेन एंड मार्टिन का सेंटेंस है, बहुत आसान सा है, आपसे सही किया होगा, तो पॉजिटिव में बदलना है। वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका, ठीक है, ये भी ठीक है। अशोका वॉज मोर ग्रेट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नो अदर किंग, देखो पॉजिटिव में बदलना है तो वन ऑफ द दिया होता तब तो आप क्या जाते हैं वेरी फ्यू पे, और वन ऑफ द नहीं दिया हुआ है तो नो अदर किंग ऑफ इंडिया वॉज सो ग्रेट एज अशोका, बिल्कुल सही है, वो ग्रेटर देन, ये तो कंपेरेटिव हो गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के ऊपर बेस फिर से कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई ब्लैंक स्पेस टाइम, आई ब्लैंक स्पेस द एग्जीबिशन, ठीक है। इफ आई हैड टाइम आई शुड विजिट, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशनल टाइप 2 वाला मामला है। उसके बाद हैड और विजिटेड, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है ना, क्योंकि हैड पास परफेक्ट, उधर फिर वुड विजिट या कुड विजिट होता सोचते, ये नहीं होगा। हैड शुड हैव विजिटेड, ये मामला ठीक है, और हैड और शुड हैव विजिटेड ये भी पास सिंपल हो गया, हैड तो पॉजेसिव वर्ब के रूप में, तो ये भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर होगा हैड टाइम, शुड हैव विजिटेड, ये भी सही है, और ये भी सही है, काश कि मेरे पास समय होता तो आई वुड विजिट, ये कंडीशन थर्ड है, तो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, लेकिन करेक्ट आंसर आरपीएससी इसमें थर्ड मानेगी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंडीशनल क्लोज, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो देखो फिर से कंडीशनल क्लोज आपको चुनने का कह रहा है। आई ब्लैंक स्पेस अनलेस ही फील्स, ही ब्लैंक स्पेस अनलेस ही फील्स ही इज बीइंग थ्रेटन्ड इन सम वे। अब देखो ये सेंटेंस कह रहा है कि जब तक वो महसूस नहीं करे कि उसे धमकाया जा रहा है किसी तरह से, तो ही नेवर सेज अ वर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंट में चलेगा। अगर हैबिचुअल बात कर रहे हो कंडीशनल क्लोज में तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल रह सकते हैं। वुड नेवर से वर्ड, ये नहीं होगा। हैज़ नेवर सेड, ये नहीं होगा। नेवर सेड अ वर्ड, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। उसके बाद व्हाट डज द अंडरलाइन इडियम
मीन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें इडियम का क्या मतलब है ये पूछा है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, बहुत आसान है। अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति, स्कॉलर होता है, स्कॉलरली पर्सन। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है ना, ये बहुत। अ मैन ऑफ वर्ड, जो वादे का पक्का होता है, तो ये महत्वहीन व्यक्ति के लिए आता है। तो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। अ मैन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, आप ये भी कह सकते हैं। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मीन्स, इसका क्या मतलब है, ये एक आपको इडियोमेटिक फ्रेज दी हुई है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पैसे को बिगाड़ना, बर्बाद करना। टू स्पेंड मनी लाविशली, टू वेस्ट मनी, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन था। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब दी है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, उसका मीनिंग पूछ रहा। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना, तो देख के ही पता चल जाता है खून गाढ़ा होता है पानी से, यानी खुद के रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेशंस, उनका वैल्यू ज़्यादा होता है अजनबियों के प्रति। तो करेक्ट आंसर हो गया फैमिली रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था ये भी। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो चूज द ग्रुप इन विच ऑल द वर्ड्स हैव बीन करेक्टली स्पेल्ड। इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें सारे वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड है ना, मिस स्पेल्ड वर्ड्स वाले टॉपिक में से ही है। तो देखो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना होता है हमें। तो करेक्ट आंसर इसमें यह होगा फिसिबल, फेटिड, फजॉर्ड और फ्लैजलिंग, छोटी चिड़िया होती है, ये चारों स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। मैं मानता हूं काफी मतलब ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो आमतौर पर सुनने को नहीं आते, स्पेशली ये फजॉर्ड या फिटेड, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आमतौर पर यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। असर्टिव को इंटरोगेटिव में, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक था। विजडम इज मच बेटर देन रिचेस, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। विजडम है वो ज्यादा बेटर होता है धन दौलत से, बुद्धि ज्यादा होती है। तो इज नॉट विजडम बेटर देन रिचेस, एज इट इज रेन एंड मार्टिन से क्वेश्चन लिया हुआ था, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विच विजडम वाला बकवास है, वाई इज विजडम ये भी बकवास है, इज विजडम इसमें फिर नेगेटिव बनना चाहिए ना। अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंटरोगेटिव हमेशा नेगेटिव बनता है, आप जानते हैं, बेसिक बात है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बट इज यूज्ड एज अ प्रैपोजिशन, बट को एक प्रैपोजिशन के रूप में यूज किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और जो जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाता हूं, जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रखे होते हैं, मैं एक्स्ट्रा जोर देता हूं इस बट वाले चीजों पे। बट देखो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, बट एक कोऑर्डिनेटर है, कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, यह आप जानते ही हो। और एक्सेप्ट के सेंस में बट को जब भी प्रेपोजिशन पूछे तो एक्सेप्ट को छोड़कर के सेंस में पूछा जाता है। इसका मीनिंग यही निकलता, को छोड़कर, जैसे नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं, इस तरह के वाक्य होते हैं। माई टीचर इज वेरी नाइस बट अ बिट स्ट्रिक्ट, मेरे टीचर अच्छे हैं, तो ये तो देखो कॉन्ट्रास्ट शोइंग कोऑर्डिनेटर है, ये तो कंजंक्शन है। द मील वॉज गुड बट एक्सपेंसिव, ये भी क्या है, विरोधाभासी, कॉन्ट्रास्ट शोइंग कंजंक्शन है। आई वॉन्ट टू लूज वेट बट आई हेट डाइट्स, ये भी देखो कॉन्ट्रास्ट बताना, दो क्लोजेस में, कंपाउंड सेंटेंस है, तो कोऑर्डिनेटर है। ये देखिए, शी रिटर्न्ड ऑल हिज गिफ्ट्स बट वन, उसने सारे गिफ्ट्स लौटा दिए एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन। तो इस सेंस में जब भी बट आता है तो वो क्या होता है, प्रैपोजिशन होता है। करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए, चूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द सेट ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। क्या पूछा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चार ऑप्शंस में चार सेंटेंसेस हैं, आपको एक सेंटेंस पकड़ना है जिसमें कम से कम दो क्लोज हों। कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कम से कम दो क्लोज होंगे, और
कंपाउंड होगा तो कोऑर्डिनेटर से जुड़ा होगा, और कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको बस सबऑर्डिनेटर पकड़ना। आई हैड नो कार सो, ये सो क्या कोऑर्डिनेटर है, तो ये तो कंपाउंड हो गया। दिस इज समथिंग नंबर 1 क्लोज दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। अब यहां पे दैट क्या है, इम्प्लिसिट है, छुपा हुआ है, लेकिन ये 2 क्लोज है। देखो एम, एक तो ये क्लोज बन गया एम से, फाइनाइट वर्ब है, और इज भी फाइनाइट वर्ब, 2 क्लोज है। दैट अंडरस्टूड है, दैट क्या होता है, सबऑर्डिनेटर होता है, यही अपना ऑप्शन होने वाला। वन सोल्जर वॉज किल्ड एंड आ गया कोऑर्डिनेटर है, बट आ गया कोऑर्डिनेटर है, तो ये तो सारे कंपाउंड हो गए, एक ही कॉम्प्लेक्स था। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या कह रहा, द जर्नी डाउन द ब्लैंक स्पेस वॉज नॉट टीडियस। जो यात्रा थी नीचे की वो थकाने वाली नहीं थी, टीडियस नहीं थी। तो केवल देखो ये भी कौन सा सवाल है, एप्रोप्रिएट वर्ड वाला है, तो यहाँ पे कंफ्यूजेबल वर्ड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डिसेंट उतार वाली बात है, एसेंट चढ़ाव होता है, तो जो ढलान या उतार वाली यात्रा थी वो ज़्यादा टीडियस नहीं थी, ये इसमें करेक्ट आंसर होने वाला। ये नहीं होता डिसेंट, ये डिसेंट तो अच्छा वाला होता है, और ये कोई डिस्काउंट वर्ड ही नहीं होता। करेक्ट आंसर 3rd हो गया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, फिर से कंफ्यूजेबल वर्ड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये डॉट कुछ नहीं, इसमें देखो द क्रॉप्स हैव सफर्ड फ्रॉम द लॉन्ग, तो सूखे वाला ड्रॉट चाहिए, OU वाला, ये करेक्ट आंसर होगा। ये जो ड्रॉट है ये हवा का झोंका होता है, हवा का झोंका होता है, स्पेलिंग ये भी सही है बट सेंटेंस में ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ड्राउट सूखे वाला है, OU वाला। ये ड्राफ्ट तो खैर अलग ही वर्ड है, ड्राफ्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। फ्यू फाउंड द फिल्म इंटरेस्टिंग, बहुत आसान था इसको का, इसका फ्यू सब्जेक्ट हो गया, फाउंड वर्ब हो गया, द फिल्म ऑब्जेक्ट हो गया, और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिल्म के रेफरेंस, फिल्म के लिए यूज हुआ। तो SVOC वाला ऑप्शन तुरंत इसमें टिक कर दीजिए, ये करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। फिर से इसको का के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। वी पुट द प्लेट ऑन द टेबल, तो पुट हुआ, कीप हुआ, पावर हुआ, ये ऐसी वर्ब है जो SVO और A पैटर्न एडवर्बियल हैं। SVOA इसमें करेक्ट आंसर हो गया। हमने प्लेट को रखा, कहाँ रखा, टेबल पे। ये जो PP है एडवर्बियल के रूप में फंक्शन कर रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट टेंस। फिर से टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इट ब्लैंक स्पेस वंडरफुल हैविंग माय पेरेंट्स टू स्टे। दे ब्लैंक स्पेस कुक ऑल द मील्स एंड दे ब्लैंक स्पेस स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द चिल्ड्रन। वॉज और आर, ये देखो पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। इज आर कुकिंग, आर स्पेंडिंग, ठीक बात है। इट इज वंडरफुल, दे आर कुकिंग, ठीक है, और दे आर स्पेंडिंग, ठीक है। हैज बीन, फिर ये कुकिंग देखो गलत हो गया क्योंकि नॉन फाइनाइट है, स्पेंडिंग नॉन फाइनाइट है, तो हमें तीनों ब्लैंक में टेंस भरने तो फाइनाइट वर्ब चाहिए। विल बी, ये देखो फ्यूचर और पास्ट का कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन 2nd हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पूछिए टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन सेंटेंस। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू, अब इस क्वेश्चन में भी थोड़े कंट्रोवर्सी है। इट इज डिफिकल्ट टू दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्ट्रिप कॉम्पिटिशन। इतने भारी कॉम्पिटिशन में इस बिजनेस को जारी रखना, कैरी ऑन करना होना चाहिए। कैरी ऑन यहाँ पे है नहीं, तो निष्पादन करने के सेंस में कैरी आउट आंसर RPA से इसका करेक्ट मानेगी। तो ये आप फ्रेजल वर्ब कैरी आउट इसमें यूज कर लीजिए, बाकी सारे मीनिंगलेस है यहाँ पे। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो 2 तरह से एडजेक्टिव्स को हम यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली में जो प्रेडिकेट होता है वर्ब के बाद वाला पार्ट, उसमें सब्जेक्ट का एडजेक्टिव दिया जाता है ना। जो अपन SVC वाले में जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है
वो प्रेडिकेटिवली होती है एसवीसी पैटर्न में। तो वी एंजॉयड, और एट्रीब्यूटिवली में नाउन से पहले ही लगा दिया जाता है। जहाँ पे सेंटेंस में नाउन जिस पोजीशन पे हैं उससे ठीक पहले प्लेस कर देते हैं एडजेक्टिव, वो प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव कह दो, चाहे उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह दो। तो वी एंजॉयड अ sumptuous डिनर yesterday, ये तो बिल्कुल देखो डिनर के पहले लगा हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिव है, तो ये नहीं होगा। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये बहुत शानदार वाला बात है। इसमें देखो कुछ लोग समझ नहीं पाए, एक्चुअल सब्जेक्ट है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। ये क्या है? इन्वर्शन है। तो इन्वर्शन वाले में सब्जेक्ट ये हैं, आर ये वर्ब हैं, और ये क्या है? सी हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है सब्जेक्ट का, यानी प्रेडिकेटिव पार्ट में चला गया, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें कईयों ने गलत किया होगा, ही सैंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज गे, ये देखो ये पोस्ट पॉजिटिव हैं, लेकिन ये साथ में ही है नाउन के, तो ये प्रेडिकेटिव नहीं है, प्रेडिकेट पार्ट में नहीं है, ठीक है ना। ये देखो लॉर्ड्स एंड लेडीज गे इनके साथ ही हैं, यानी नाउन के साथ ही लगा, तो एट्रीब्यूटिव है, ठीक है, उसकी पोजीशनिंग पीछे है। और आई अपील फ्रॉम फिलिप ड्रंक टू फिलिप सोबर, ये तक फ्रेज है, इसमें कुछ नहीं, करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। इन्वर्सन के कारण कुछ फ्रेंड्स इसको हो सकता है गलत कर दिया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ही टोल्ड दैट ही हैड सीन, पहले तो डायरेक्ट स्पीच में क्या वो देख लेते हैं। ही सेड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग अगो, तो उसने कहा कि मैंने इस आदमी को लॉन्ग अगो देखा। तो देखो सॉ पास्ट इनडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, हैड सीन हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस ही है। और दिस का आपको दैट करना है, और अगो का आपको बिफोर करना है, ये चीज इसमें करनी है। तो ही टोल्ड दैट ही हैड सीन द मैन, अब देखो यहाँ पे अगो का अगो रख दिया, ये नहीं होगा। ही सेड दैट ही सॉ, देखो टेंस नहीं बदला, ये भी नहीं होगा। ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर, ये बिल्कुल सही है। और ही टोल्ड, अब देखो टोल्ड के पास ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अगर यहाँ पे सेड रख दें तो ये भी ऑप्शन, इसमें हालांकि दिस का दैट नहीं किया, तो यूं ही गड़बड़ हो गया, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओपिनियनेटेड। अब जो ओपिनियनेटेड होता है वो व्यक्ति पहले से अपनी एक राय बनाए होता, और वो अपनी राय बदलता नहीं है ना। जैसे कोई कट्टरपंथी लोग होते हैं, ये जो पहले से ही प्रेजुडिस रखते हैं, ऐसे लोग होते हैं, वो ओपिनियनेटेड कहलाते हैं। तो एडमेंट, जिद्दी, लगभग सेम बात है, तो सिनोनिमस वर्ड हो गया। बिगटेड, बिगटेड भी जो बायस्ड हो, जो कट्टरपंथी हो, वो होता है। और बायस्ड भी जो पहले से पूर्व धारणा बना के चलता है। तो इसमें डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट जो वर्ड है ये करेक्ट होगा। जो एकदम स्वतंत्र विचारों का, वो किसी तरफ अपना रुझान नहीं रखता, वो डिस्पैशनेट होता है, जो चीजों को रेशनली लेता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट टेंस, टेंस पूछा है, ठीक है। ही ब्लैंक स्पेस वर्क लॉन्ग आवर्स, वी ब्लैंक स्पेस वर्क लॉन्ग आवर्स, बट वी ब्लैंक स्पेस नॉट गेट मच पे, ठीक है। अब पहले में देखो प्रेजेंट और पास्ट दोनों साथ साथ बैठ नहीं रहे, दूसरे में भी बात वही है, इधर प्रेजेंट दे दिया इधर पास्ट, मामला गलत हो गया। तीसरे में वर्क हैवंट गॉट, ये दोनों प्रेजेंट के ऑप्शंस हैं। देखो हम काम करते हैं लंबे समय पर नहीं मिला है, ये मामला, अगर दोनों प्रेजेंट रहते तो मामला ठीक होता, प्रेजेंट सिंपल में रहते तो आई मीन। और ये देखो दोनों पास्ट में हैं, हमने लंबे समय तक काम किया, लेकिन एप्रोप्रिएट बन रहा, काम किया और नहीं प्राप्त किया ज़्यादा पैसा, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन जब लिख देते हैं तो फिर मीनिंग बदलने की तो बात ही नहीं आती। ट्रांसफॉर्मेशन में सिमेंटिक चेंजेस होते नहीं है, केवल स्ट्रक्चर बेस्ड चेंज होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, ट्रांसफॉर्मेशन देने के बाद मीनिंग नहीं बदलना है,
ये लिखना ही मीनिंगलेस है, ठीक है। अल्फ्रेड वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर reigned इन इंग्लैंड। एज इट इज रेन एंड मार्टिन के डिग्री वाले एक्सरसाइज में सेंटेंस मिलेगा। करेक्ट आंसर होगा नो अदर किंग एज गुड एज अल्फ्रेड एवर reigned इन इंग्लैंड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई खास बात है नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिटर्मिनर इनफ इज यूज्ड एट एन इनकरेक्ट पोजीशन। गलत स्थिति में लगाया इनफ को, वो आपको देखना, ठीक है। आपको पता ही इनफ जब एडवर्ब के रूप में होता है तो एडजेक्टिव फ्रेज में पोस्ट मॉडिफायर होता है। एडजेक्टिव के पीछे लगाना चाहिए इनफ, ये पोस्ट मॉडिफायर होता है इनफ। जब भी पोस्ट मॉडिफायर इनफ एडवर्ब होता है तो पहली बात तो डिटर्मिनर पूछा है, तो जबकि एडवर्ब होता है एडजेक्टिव को जब ये मॉडिफाई करें। दूसरी बात, जब ये नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव के रूप में, तो नाउन को जब ये मॉडिफाई करें, ठीक है ना, तो इनफ को आप शुरू में भी लगा सकते हो। शुरू का मतलब नाउन से जस्ट पहले एट्रीब्यूटिव सेंस में, और नाउन के पीछे भी लगाया जा सकता है। जैसे रैन एंड मार्टिन में है वी हैव मैन इनफ। रैन एंड मार्टिन में एक सेंटेंस है वी हैव मैन इनफ, हमारे पास पर्याप्त आदमी है। अब देखो ये मैन क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा था एडजेक्टिव है। तो रैन एंड मार्टिन भी उसे पीछे लगाकर ये कह रही है कि नाउन में जब नाउन को मॉडिफाई करें इन अ वर्ड एज एन एडजेक्टिव, तो वो नाउन से पहले भी यूज किया जा सकता है, नाउन के बाद भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, और जो 1-2 नंबर से पीछे रहने वाले फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और करेक्ट होगा, उनके पास रैन एंड मार्टिन जैसी एक ऑथेंटिक बुक एविडेंस के रूप में है। दिस कोट इज बिग इनफ फॉर मी। अब देखो बिग इनफ, बिग क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब के रूप में, पीछे आना चाहिए एडजेक्टिव के, बिल्कुल सही है। ही इज ओल्ड इनफ, फिर से वही बात है, एडजेक्टिव है ओल्ड और उसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब के रूप में, ये भी मामला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के पीछे लगना चाहिए, पोस्ट मॉडिफाइंग एडवर्ब है ये, ठीक है। द डॉग बार्क्ड लाउड इनफ। अब देखो लाउड क्या एडजेक्टिव है, उसके लिए आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट है। और वी हैव फूड इनफ टू लास्ट 1 month। अब देखो पेपर बनाने वाले पेपर सेटर ने ये सोचा कि फूड नाउन है और नाउन के पहले लग के प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन रैन एंड मार्टिन जैसी ऑथेंटिक बुक भी कहती हैं कि मैन इनफ, ये वाला उदाहरण आपके सामने पड़ा है, नाउन के पीछे लगा हुआ एडजेक्टिव पोस्ट पॉजिटिव भी करेक्ट माना जाता है। तो इसने नाउन के पीछे ये कहना चाह रहा है कि इनफ फूड होना चाहिए, फूड इनफ नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है, ये भी करेक्ट है। लेकिन आरपीएस से फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4th मानने वाली, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इफ यू ब्लैंक स्पेस शैंपेन विथ एवरी मील यू ब्लैंक स्पेस टायर्ड ऑफ इट सून, ठीक है। देखते हैं ऑप्शंस। विल ड्रिंक, दोनों तरफ फ्यूचर कंडीशनल में रहता नहीं। इफ यू ड्रैंक वुड गेट, ये कॉम्बिनेशन ठीक है, कंडीशनल टाइप 2, ठीक है ना, कंडीशन टाइप 2। पास्ट सिंपल वुड प्लस V1, ठीक है मामला। ये देखो ड्रंक थर्ड फॉर्म ऐसे तो आती ही नहीं है, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। और ड्रिंक और वुड गेट इधर प्रेजेंट सिंपल के साथ वुड, और ये कॉम्बिनेशन गलत है, ऑप्शन सेकंड होना। उसके बाद आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी SBC वाला मामला है, वो देखना है। लिंकिंग वर्ब, एवरीथिंग वॉज, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद ये एज वी हैड लेफ्ट इट, ये जो क्लोज हैं, ठीक है ना, ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है पूरा। और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव क्लोज या नाउन क्लोज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो सब कुछ वैसे ही थी जैसा हमने छोड़ा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा एज वी हैड लेफ्ट इट, ये वाला मामला बिल्कुल ठीक है, 4th।
नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो चूज द वन विच इज रॉन्ग। जो गलत है वो चुनना। सम ऑफ योर यंगर मेंबर्स कॉल्ड ऑन, मिलने आए, ठीक है, मिनिस्टर, ठीक है। डोंट आंसर मी फॉरवर्ड, ये नहीं होगा, डोंट आंसर मी बैक, आंसर माई क्वेश्चन, ठीक है ना, मुझसे वापस प्रश्न मत पूछो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ऐसा आंसर फॉरवर्ड ऐसा कोई नहीं होता, यही होगा। अकाउंट फॉर, जिम्मेदार होना, ठीक है। और आस्क आफ्टर, किसी के पीछे पूछना उसके बारे में, कुशल क्षेम पूछना, वो आस्क आफ्टर होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सेकंड इसमें होगा जिसमें रॉन्ग है, ठीक है। ये कह रहा फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द ऑड वन आउट। देखो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में बी का डू की ऑक्सिलरी प्रिंसिपल होती है, इज एम आर वॉज वर, डू डज डिड हैज हैव हैड, ये लाइक नहीं होती कोई ऑक्सिलरी। उस तरह से मॉडल कैन मस्ट में होता है, ये बीन कोई मॉडल नहीं होता। नीड के साथ टू नहीं लगना चाहिए, यूज टू इधर होना चाहिए और ऑट का टू इधर होना चाहिए, तो ये सब गड़बड़ है। तो ऑट क्या है, सेमी मॉडल्स में नहीं, ये मैन मॉडल है। तो ये जो ग्रुप है ये तीनों ही रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिग्री। डिग्री का क्वेश्चन है दोस्तों। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज ब्लैंक स्पेस इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है ना। अगर यहाँ ऑफ द टू होता तो क्या होता, कंपैरेटिव डिग्री आती, द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ द टू। लेकिन ऑफ ऑल है तो सुपरलेटिव डिग्री मांग रहा है, सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल शब्द मतलब नाउन्स तीन से ज्यादा हैं, अगर यहाँ ऑफ द टू होता तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते, ठीक है ना। ओके, अगला देखें, व्हाट इज द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर से स्पोका का क्वेश्चन है। चिल्ड्रन आर इन स्कूल, बच्चे स्कूल में हैं, बहुत आसान है, एस वी ए, इन स्कूल, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑब्लिगेटरी एडवर्बियल के रूप में है। जब भी लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं हो और कोई एडवर्ब फ्रेज दी हुई हो या प्रेपोजिशनल फ्रेज दी हुई हो जो प्लेस इंडिकेट करे, जैसे राम इज इन द रूम, तो आमतौर पर लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। लेकिन अगर कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज जो प्लेस बताने के लिए दी जा रही हो तो समझ लीजिए वो एडवर्बियल हमेशा ऑब्लिगेटरी होता है। पैटर्न एस वी ए है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि एडवर्बियल्स होते हैं वो ऑप्शनल एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है। अगर आपके सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब हो और कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज और प्लेस का काम कर रही हो तो वो एडवर्बियल हमेशा कंपल्सरी, मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी होता है, ये बात जरूर ध्यान रखें। ओके, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स गिवन बिलो अलोंग विद द रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट, चूज द ग्रुप विच इज रॉन्गली ट्रांसक्राइब्ड, जो गलत ट्रांसक्राइब है। अब देखो च यहां पे दिया है और वर्ड दे दिया, जैसे चिन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सही है, फिर ज दिया है और जून पूछा, उसका सही है ट्रांसक्रिप्शन। प पेन ये सही है, बी का बैड ये बिल्कुल सही है। उस तरह से द है उसमें देन सही ट्रांसक्राइब किया हुआ है, जू ये सही ट्रांसक्राइब किया हुआ है ज का। अब यहां देखो लैग, ये वर्ड ल को रिप्रेजेंटिव वर्ड है, किसका रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, लैग ल का। और इसने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये दे दिया, देखो एक ग्लाइड या डिप्थोंग दे दिया लेग, जो कि रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, लैग, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लैग। उस तरह से रेड है, इसको भी हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, रेड करते हैं। उसने डिप्थोंग दे दिया ए वाला, रेड, जबकि ये गलत है। करेक्ट होगा क्या, रेड, ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फोर्थ है जिसमें मामला जानबूझ के इसको ट्रांसक्रिप्ट में गड़बड़ है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट में गड़बड़ है। ओके, उसके बाद एंटोनिम ऑफ डिलिजेंट। अब डिलिजेंट उद्यमी, परिश्रमी होता है। इसमें देखो फ्रूगल तो कंजूस या शैलाउ ये भी नहीं, छिछला, प्रॉस्परस समृद्ध ये भी नहीं,
आइडल हो जाएगा, जो फालतू बैठा रहे, कोई काम नहीं करें, वो आइडल है, सुस्त। तो करेक्ट आंसर डिलीजेंट का ये हो जाएगा, आइडल। उसके बाद कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी पूछा है, सो दैट इट हैज सिमिलर मीनिंग टू द फर्स्ट। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इट इज पॉसिबल दैट दे डिडंट रिसीव योर लेटर। अब देखो ये संभव है कि उन्होंने तुम्हारा पत्र प्राप्त नहीं किया, पास्ट चल रहा है। तो देखो पहले ऑप्शन में माइट नॉट रिसीव, ये तो रिमोट पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की बता रहा, गलत हो गया। माइट नॉट हैव रिसीव्ड इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, ये पास्ट की रिमोट पॉसिबिलिटी बन गई, कम संभावना, अल्प संभावना, पास्ट से रिलेटेड हो गया। अब देखो माइट नॉट रिसीव, माइट के साथ ऐसे सेकंड थर्ड आती नहीं, ऑप्शन ही गलत है। और माइट हैव रिसीव पॉजिटिव नहीं देना है, नेगेटिव देना, तो ये भी गलत हो गया। वापस नेगेटिविटी मेंटेन रखनी, तो नॉट आएगा, ऑप्शन सेकंड। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अ थीप इज अ डेंजर टू सोसाइटी। सोसाइटी जनरल सेंस में जब यूज होती है, स्पेस है, सोसाइटी है, पार्लियामेंट है, मैन है, गॉड है ना, ये जब जनरल सेंस में यूज करते हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल रहता है। करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कन्वर्ट द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट। एवरीबडी विल एडमिट, हर कोई स्वीकार करेगा, दैट ही डिड हिज बेस्ट, कि उसने अपना श्रेष्ठतम किया। एज इट इज रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज से उठाया हुआ सेंटेंस है, नो बडी विल डिनाई। और जिस किसी बैच में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है उसमें ये क्वेश्चन जरूर करवाया हुआ है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। अगला देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नाउन हैज बीन यूज्ड इन डेटिव केस। अब ये थोड़ा सा ऐसे ही पूछ लिया समझ लो, अगले के बस जच गई। एक्चुअली जब अपन नाउन पर पढ़ते हैं, नाउन के केस पढ़ते हैं, तो सब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं नॉमिनेटिव, या ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं एक्यूसेटिव, या पॉजेसिव या जेनेटिव केस पढ़ते हैं। अब ये डेटिव केस हैं, वोकेटिव केस हैं, ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते। इवन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को भी अपन कॉमन केस के रूप में देखते हैं नाउन का मॉडर्न ग्रामर में। डेटिव केस का मतलब ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन यूज किया जाता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है, उसे हम मानते हैं डेटिव केस में नाउन। ठीक है, केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात है। तो देखो, आर यू कमिंग फादर, अब ये फादर है ना, ये वोकेटिव केस में है, संबोधन कारक हिंदी में। क्या आप चल रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या आप चल रहे हैं पिताजी, तो पिताजी कहकर व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है, तो ये वोकेटिव केस है। ही गेव द मैन अ रुपी, ये देखो आपको पता है गिव डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। ये आपका जो नाउन है वो डेटिव केस में माना जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दो दो ऑब्जेक्ट के है ही नहीं, ये तो पेसिव का सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। और विल यू डोनेट ब्लड, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, ब्लड। ठीक है ना, ओके। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फिर से प्रेपोजिशन कह रहा है, डोंट लिसन, सुनो मत, लिसन के साथ टू आना ही है। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट फुटबॉल, तो यहाँ पे टू और अबाउट वाला ऑप्शन तुरंत टिक कर दीजिए, बहुत आसान था, चर्चा लायक नहीं है। When the word import is used as a verb, the stress falls on the blank space syllable. वर्ड स्ट्रेस का सिर्फ एक क्वेश्चन इसने पूछा है, और हम लोग वर्ड स्ट्रेस लंबा चौड़ा पढ़ते हैं, खूब सारे रूल्स ढूंढते हैं, स्ट्रेस लेते हैं दुनिया भर का, लेकिन खोदा पार निकली चुईया। आपको पता है ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो 22 सिलेबिक वर्ड्स होते हैं, 2 सिलेबल के। जब वो वर्ब के रूप में यूज हों तो सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस लेते हैं, और नाउन के रूप में यूज हों तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कह रहा वर्ब के रूप में, तो बाइसिलेबिक वर्ड है इम्पोर्ट, फोनेटिक लिख देते हैं इम्पोर्ट। तो जब ये वर्ब हैं तो यहां स्ट्रेस लेगा,
सेकंड सिलेबल पे, और अगर ये नाउन होता तो फर्स्ट सिलेबल पे लेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, fill in the blank with suitable model to express deduction or supposition। अब डिडक्शन सपोजिशन पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए मस्ट का यूज होगा। व्हाट अ बिग स्टेट, इट मस्ट कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून टू मेंटेन इट। इतनी बड़ी जागीर हैं, तुम्हें इसमें खूब सारा पैसा जरूर लगेगा। एक तरह से कंक्लूजन निकालने के लिए उसे डिडक्शन कहते हैं, निष्कर्ष। ठीक है ना, तो मस्ट यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब एक पैसेज आपको दिया हुआ था, माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। 11th क्लास सिल्क रोड एक चैप्टर है, उसमें से उठा लिया गया एक पैसेज। आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है ना, तो पैसेज ऐसी चीजें लास्ट में करनी चाहिए जब अपने पास टाइम हो, सारे आने वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हों, उसके बाद इन चीजों को करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक सजेस्ट दैट द प्लेस वॉज। अब देखो, सॉल्ट फ्लैट्स होना, नमक के फ्लैट्स होना, और ब्रैकिश लेक यानी नमकीन पानी की नमक वाली झील जो है वो सजेस्ट करती है कि जगह कैसी थी। वन सबमर्ज्ड इन एन ओशियन, a site of trade salt from Lhasa, no, salt was spread accidentally, नहीं, ये करेक्ट होगा। वन सबमर्ज्ड इन एन ओशन, जो चीज ओशन में सबमर्ज डूबी हुई हो वहां पे जमीन ऐसी होगी, ये करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, द टर्म वेस्टेजेस इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर, वेस्टेजेस अवशेष, आसान था, इल्यूजन नहीं होगा। रिमेन्स अवशेष, ये सिनोनिम पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। शैडो नहीं होगा, छाया, और इमिनेंट डेसेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा कुछ नहीं है। द टर्म पॉक मार्क, आपको पता है पॉक मार्क जो चेचक के दाग होते हैं, चमड़ी पे खड्डे गड्ढे छोटे छोटे पड़ जाते हैं, वो पॉक मार्क्ड फेस होता है। तो इस पेसेज में पॉक मार्क का मीनिंग क्या है? तो कवर्ड विथ कैनवास टेंट, नो, कवर्ड विथ स्मॉल हॉलोज, ये करेक्ट आंसर है इसका, छोटे छोटे गड्ढों से ढका हुआ था। उसके बाद हाइव ऑफ एक्टिविटी, जो बिजी प्लेस होता है उसे अपन हाइव ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मधुमक्खियों की छत्ते को वैसे हाइव कहते हैं, एक्टिविटी जहाँ बहुत सारी एक्टिविटी का केंद्र हो, हाइव ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बिजी एंड हाईली एक्टिव, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद द हेडेक ऑफ द राइटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्लियर्ड बिकॉज, हेडेक कम क्यों हो गया? क्योंकि आपने पढ़ा डेसेंडिंग, जो नीचे उतार की यात्रा थी, जो अभी आपने करियर डाउन का पढ़ा था ना, नीचे उतरना, वही बात थी यहाँ पर। उसके बाद एक देखो, ये ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, कीट्स की एक पोएम है, उसका एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, और इसके ऊपर ये पोएट्री एप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस थे। व्हाट डज डीप ब्राउड होमर मीन? डीप ब्राउड होमर का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, होमर प्रोफाउंड था, बहुत गहरे विचारों वाला था, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था। जब आदमी भौएं दिन भर ऐसा रखता हो, इसका मतलब गंभीर किस्म का व्यक्ति होता है। आइडिया बेस्ड भी कर सकते हैं। व्हाट आइडिया इज एक्सप्रेस इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम? पोएम की शुरू की 4 लाइन्स में क्या एक्सप्रेस किया गया है? द पोइट फाउंड गोल्ड इन द आइलैंड, बिल्कुल नहीं। द पोइट इज अ जियोग्राफर, बिल्कुल नहीं। द पोइट है डीपली रेड लिटरेचर, स्पेशली पोइट्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वो उस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में आप जाके पढ़ेंगे, आसानी से मिल जाएगा। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन 9 to 12, अब देखो 9 to 12 में जो लिटरेरी डिवाइस थे, ये नीचे वाली, इसमें आप देखो 9 to 12 कौन सी है? ये लाइक आया हुआ है, ऑल हिज सन्स लुक्ड एट ईच अदर विथ, ये सब इसमें आप देखो। डीप ब्राउड होमर एज हिज डिमेंस नेवर ब्रीथ, ये 9th लाइन है, इसमें सिमिली का एग्जाम्पल है, एज और लाइक जैसे वर्ड्स यूज कर रखे हैं, आप बारीकी से देखोगे आपको मिल जाएगा आराम से। उसके बाद विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या नॉट करेक्ट? देखो, द प्री रैफेलाइट्स बिलोंग टू द विक्टोरियन एरा, बिल्कुल ठीक बात है, प्री रैफेलाइट्स जो है वो विक्टोरियन एरा के थे।
दे फॉलोड द एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग मॉडल्ड ऑन राफेल। ये गलत है। राफेल के ऊपर जो पेंटिंग मॉडल थी उन्होंने फॉलो की, गलत बात है। क्यों? ये प्री रैफेलिटियन थे, प्री रैफेलाइट पीरियड की बात कर रहे हैं। राफेल के पहले के पीरियड पे इनका फोकस था, तो राफेल को तो फॉलो करना इम्पॉसिबल था। तो ये करेक्ट है, ये क्या है? इनकरेक्ट है, बी वाला। ओनली ए इज करेक्ट होगा। ए इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म आर करेक्ट? ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं। एस्थेटिक एग्जिस्टेंशियलिज्म आर्ग्यूज दैट एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस। बिल्कुल ठीक है, एग्जिस्टेंस प्रेसीड करता है एसेंस को, सही बात है, करेक्ट है। या इसको ट्रू कर लेते हैं, ट्रू है। इन सार्ट्रे's विजन मैन इज बॉर्न इनटू ए काइंड ऑफ वॉइड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू। सार्ट्रे का यही विजन था। और सोरेन क्रिकेगार्ड इज द हायरोपेंट, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये भी बात ट्रू है। तो तीनों इसमें करेक्ट हैं, ए, बी एंड सी करेक्ट पूछा है, तीनों ही करेक्ट है। ओके, उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द एम ऑफ सटायर इज टू अब्यूज एंड इवोक फीलिंग्स ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि लाफ्टर की फीलिंग इवोक करता है, सटायर में व्यंग्य है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और एब्यूज करना, किसी को गाली देना, ऐसा कोई सटायर का एम नहीं होता है। ठीक है, सटायर एम्स टू डिमिनिश एंड डेरोगेट एंड इवोक स्कॉन। तिरस्कार जरूर वो कर सकती, किसी का निंदा कर सकती है। सटायर का उद्देश्य निंदा करना हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये करेक्ट है, ट्रू है। आयरनी कन्वेज द लिटरल सेंस इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। आयरनी क्या होता है? व्यंग्यपूर्ण कथन होता है। ठीक है, स्टेटमेंट विच मीन्स जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट इज रियली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। शब्दों में जो चीज एक्सप्रेस हो उससे बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाला आयरनी होता है। तो सिंप्लीफाइड मैनर तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है मामला। और आयरनी इज ए मोड ऑफ स्पीच in which real meaning is exactly the opposite of what is literally conveyed। ये बात सही है, स्पीच जिसमें बिल्कुल अपोजिट होता है मीनिंग, ये बात ट्रू है। तो बी एंड डी आर ट्रू, ये होगा बी एंड डी आर करेक्ट, ये ट्रू। ठीक है, अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स बाय तरु दत्त इज एन अनफिनिश्ड रोमांस पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली। नो। A collection of translations from French poets, ये बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंच पोइट्स की जो पोइट्री थी उसका ट्रांसलेशन का कलेक्शन था ऑफ क्या कहते हैं, सीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। ओके, नॉवल बिल्कुल नहीं था, क्रिटिकल ऐसे बिल्कुल नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसने भी तरु दत्त के बारे में पढ़ा इंडियन राइटर वाले सेगमेंट में, आसानी से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मैच द फॉलोइंग राइटर्स टू देयर वर्क। अब देखो, ए आई रिचर्ड्स, इनका क्या काम था? ए आई रिचर्ड्स इनका काम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। विलियम एम्पसन का क्या काम था? 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। एफ आर लिविस का क्या काम था? न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री। और जॉन क्रॉव रैनसम का था फर्स्ट। ठीक है ना, तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ का ये रहा, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ये करेक्ट आंसर हो गया, थर्ड। ओके, काफी अंदर का या ढूंढ के निकाला हुआ प्रश्न था, थोड़ा डिफिकल्ट था, कईयों की गलत हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन फिर श्योर नहीं हो तो छोड़ देने चाहिए दोस्तों। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द pre-Raphaelite poetry are correct? The influence of pre-Raphaelite school was stronger on visual arts than on writing। बिल्कुल, ये पेंटिंग से रिलेटेड ज्यादा थे, तो विजुअल आर्ट पे इनका ज्यादा क्या था? स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस था राइटिंग की बजाय। ये बात ठीक है, ट्रू। नेचर ऑफ pre-Raphaelites is different from romantics। They are overtly more sensuous एंड सिंबॉलिक। बिल्कुल,
ये ज़्यादा सेंसुअस थे प्री रेफेलाइट और ज़्यादा सिंबॉलिक थे, ये भी बात ट्रू है। प्री रेफेलाइट राइटिंग डिड नॉट हैव एन एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। प्री रेफेलाइट राइटिंग का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा लिटरेचर पे, ये बात गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट। पूछा क्या है, कौन से करेक्ट है, ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ रेनेसेंस। तो लास्ट ग्रेट पोएट भाई साहब आपने पढ़ा होगा जॉन मिल्टन। आसान क्वेश्चन है, जिसने भी लिटरेचर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है उसने ये सही कर दिया होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रियलिज्म इन लिटरेचर आर करेक्ट। ठीक है, इट वॉज ए लिटरेरी ऑफशूट ऑफ नेचुरलिज्म। उल्टा हो गया ना, नेचुरलिज्म से रियलिज्म की तरफ गए थे, ये नेचुरलिज्म का ऑफशूट था, उससे निकली हुई शाखा थी, गलत बात है। उल्टा नेचुरलिज्म है वो रियलिज्म से निकली हुई शाखा थी, तो पहला तो फॉल्स है। इट एम्फसाइज डिटैचमेंट, ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। इसमें डिटैचमेंट था, ऑब्जेक्टिविटी थी, वस्तुनिष्ठता थी, और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, ये बात सही है। रियलिज्म में बिल्कुल एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ही होगा ना यार, आइडिया से ही समझ सकते हो। द मूवमेंट वॉज स्प्रेड ऑन द यूरोपियन सीन लार्जली विद द पब्लिकेशन ऑफ द नॉवल मैडम बावरी, ये भी बात ट्रू है। तो इसमें बी एंड सी हैं वो ट्रू है, ठीक है ना, ए है वो गलत बात है। उसके बाद सही वाला ही पूछा है ना, हाँ करेक्ट वाला पूछा है, तो बी एंड सी करेक्ट है। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अनीता देसाईज क्राई द पिकॉक। तो आपको पता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ये भी काफी आसान सवाल है, केवल थीम पूछी है। व्हाट कॉजेज राजूज डाउनफॉल इन द नोवेल गाइड। तो उसने जो डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्जरी की थी, आपको पता होगा, वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नरेटिव्स, फ्रैगमेंटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, एब्सर्डिज्म एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ मीनिंग आर, ये सब मॉडर्निज्म की बात है। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म पे जाएं आप, ये सब ग्रैंड बड़ी बड़ी शैली से लिखना, ग्रैंड नैरेटिव करना, ठीक है ना, फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ों में लिखना, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, एब्सर्डिज्म, ये सब पोस्ट मॉडर्निज्म के पार्ट है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ मॉक एपिक डज नॉट यूज इन्वोकेशन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो यूज नहीं करता इन्वोकेशन, ये तो बात गलत है। ट्रीट्स ए ट्रिवियल एंड कॉमन प्लेस सब्जेक्ट इन एन एलिवेटेड स्टाइल, बिल्कुल ये बात सही है। मॉक एपिक क्या करता है, ट्रिवियल तुच्छ किस्म के और कॉमन प्लेस सब्जेक्ट को एलिवेटेड ग्रैंड स्टाइल में करता है, ये बात सही है। ट्रीट्स ए ग्रैंड सब्जेक्ट इन एन एलिवेटेड एंड सेरेमोनियल, ग्रैंड सब्जेक्ट की बात ही नहीं होती। डज नॉट इमिटेट, जबकि वो इमिटेट करता है, इन्वोकेट करता है, तो सही वाला ऑप्शन ये सेकंड हो जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द सिनिस्टर, द ग्रोटेस्क एंड द क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमोस्फियर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी अकेलेपन से डरने वाला जो एटमोस्फियर है, तो ये सब गॉथिक के हैं, ठीक है ना। सिनिस्टर डरावना, ग्रोटेस्क भयानक, ये सब आपको पता ही है, गॉथिक नॉवल के फीचर्स होते हैं। उसके बाद टू लीव्स एंड अ बर्ड बाय मुल्कराज आनंद सेंटर्स ऑन लालूज पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड रिटर्न टू इंडिया, नो। द डिक्लाइन ऑफ प्रिंसली स्टेट, नो। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टी प्लांटेशन वर्कर्स इन इंडिया, ये इसका थीम है, ठीक, यही केंद्रीय थीम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। देखो नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऑब्सेशन विद डेथ एंड कॉन्शियस स्टेट, तो ये ग्रेवयार्ड पोइट्री हैं, या ग्रेवयार्ड पोइट से ये डेथ से ऑब्सेस थे और अनकॉन्शियस स्टेट से, बिल्कुल ये बात सही है। अपन को नॉट वाला चुनना है। नो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस, ये बात नहीं थी, वाकई में नहीं वाला ही पूछा है। रोमांटिक पोइट्री का फीचर कौन सा नहीं था।
तो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस उनका था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे काफ़ी लोग, हैवी सिंबलिज्म आपको मिलता है, और इन्फ्लुएंस बाय थ्योरीज ऑफ एसोसिएशन एंड ड्रग्स, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके रोमांटिक पोइट्री का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। द टाउन विच इज द प्राइमरी सेटिंग फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय रॉय इज। तो आसान है, इसमें क्या हो गया, आयमैनम एक कस्बा है, एक छोटा सा टाउन है केरला का, जो क्या फिक्शनरी टाउन है, काल्पनिक है, वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग द ओड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लॉन्ग लिरिकल पोएम होती हैं एलिवेटेड स्टाइल में, सीरियस होती है सब्जेक्ट मैटर में, ट्रीटमेंट में एलिवेटेड स्टाइल, सही बात है। 14 लाइन तो भाई सोनेट में होती हैं, और ये फॉल्स हो गया। और ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ये भी क्या सोनेट के पार्ट होते हैं पेट्रार्कन के। तो दो ही सही है, ए एंड बी, ये हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज रिटन एज ए पोएटिक मैनिफेस्टो ऑफ एमरजेंस ऑफ रोमेंटिसिज्म। रोमेंटिसिज्म के उदय के रूप में कौन सा पोएटिक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र था। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ये आप सभी जानते हो, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये उसका एक तरह से घोषणा थी रोमेंटिसिज्म की। आसान क्वेश्चन था, बहुत बेसिक बात थी। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट, इट कुड इजीली हैव हैपेंड टू मी ऑन द पॉवर्टी रिडन सैंड ऑफ गोपालपुर ऑन सी। ये जयंत महापात्रा का जो स्टेटमेंट है वो किस पोएम के रिगार्डिंग है, तो ये हंगर पोएम है, उसके रिगार्डिंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन इन अ प्ले इन विच द ऑडियंस एंड द ऑथर नो समथिंग ऑफ विच द कैरेक्टर इज इग्नोरेंट। कैरेक्टर को पता ही नहीं है, ऑथर को पता है, ऑडियंस को पता है, तो ये क्या होता है, देखो ड्रामेटिक आयरनी। ये आप सभी जानते हो कि जो चीज़ ड्रामा में इस तरह की चीज़ दी जाती है, एक कैरेक्टर को खुद को उसका फेट नहीं पता, जबकि ऑडियंस और ऑथर सबको पता होता है, तो ये ड्रामेटिक आयरनी है। उसके बाद विच रोमांटिक पोएट स्टेटेड दैट एलेजी इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री नेचुरल टू रिफ्लेक्टिव माइंड। कॉलरिज ने कहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पे श्योर नहीं हो तो छोड़ के आना चाहिए, अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। उसके बाद मैच द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ टैगोर, पोइट्री के वर्क्स हैं, विद द इंग्लिश नेम। ये क्वेश्चन दिमाग से भी किया जा सकता था, जैसे मानस, मस्तिष्क को कहते हैं मानस, तो मानसी, ये देखो माइंड्स। सोनार तरी, अब देखो सोनार सोने का, तो गोल्डन, ट्रांसलेशन बात ही थी ना। उस तरह से खेया, नौका खेना, फेरिंग अक्रॉस, है ना। और गीतांजलि, ये देखो ऑफरिंग। तो ए का टू इसमें है, फिर बी का थ्री इसमें है, सी का 4 ये इसमें, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। Here is the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. लेडी मैकबेथ का बहुत पॉपुलर कथन है, और जब भी हाइपरबली का एग्जाम्पल कोई टीचर समझाता है तो ये जो लाइन है वो सामने आती है। बहुत आसान है और कई बार आरपीएससी ने पूछ रखी है, तो कोई खास बात इसमें थी नहीं। द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इन इंग्लैंड लिटरेचर वॉज। अब विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, जो विक्टोरियन पॉइंट्स थे वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें करते थे, है ना, कॉन्ट्रेरी आइडियाज से बैलेंस करके चलते थे, इधर की बात भी कर देते थे, उधर की कर देते थे। तो आइडियल वर्सेस रियल भी था, जक्सटापोजिशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद सोशल प्रॉब्लम, ये भी था,
और ड्यूअलिटी ऑफ स्टैंडर्ड, तीनों इसमें सही है, ए बी सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द फॉलोइंग लाइंस आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द लिटरेरी डिवाइस, द मॉन ऑफ डाउस, देखो मॉन एंड मर्मरिंग, सीधा क्या हो गया, ओनोमेटोपोया हो गया, ठीक है, जो वर्ड्स का साउंड ही उसका मीनिंग सजेस्ट कर दें, वो ओनोमेटोपोया हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर ये है, आपने सही किया होगा। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ स्पेंसरियन सोनेट फ्रॉम द शेक्सपियरियन फॉर्म, तो केवल राइम स्कीम दोनों को डिफरेंट करती है, बाकी इसमें भी सेम बात है, क्वार्ट्रेन्स हैं और क्या है, कापलेट है, ठीक है ना, ये बिल्कुल शेक्सपियरियन सोनेट की तरह है, केवल उसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग राइम स्कीम ए बी बी सी बी सी डी ई होता है, ये अलग करती है स्पेंसरियन सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट से, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू बैलेड, देखो सिंपल लैंग्वेज बैलेड की होती है, एब्रप्ट बिगिनिंग बैलेड की होती है, नॉट पूछ रहा, स्टोरी नरेशन थ्रू डायलॉग एंड एक्शन होती है, और इनएविटेबल ट्रेजिक थीम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर ट्रेजिक थीम होती है, ट्रेजिक एंड होता है बैलेड का, लेकिन वो इनएविटेबल है, अपरिहार्य रूप से, अनिवार्य रूप से होता है, ऐसा नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड द लेक पॉइंट्स, तो बहुत आसान सवाल है, हम सब पढ़ के जाते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कीट्स, शैली बायरन नहीं, कॉलरिज साउथी एंड वर्ड्सवर्थ नहीं, वर्ड्सवर्थ कीट्स एंड कॉलरिज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलरिज साउथी एंड वर्ड्सवर्थ, बहुत आसान सवाल था, पढ़ के जाते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, अ रिवोल्ट अगेंस्ट रूल एंड कस्टम, रिटर्न टू नेचर एंड सिंपल लाइफ, सब्जेक्टिविटी एंड इमोशनलिज्म, ये सारे भाई रोमांटिक पोइट्स के, रोमांटिसिज्म के फीचर हैं, करेक्ट आंसर रोमांटिक पीरियड हो गया। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग जेजूरी, अरुण कोलात्कर की जेजूरी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, सीरीज ऑफ पोइम्स रिटन बाय, बिल्कुल ठीक है अरुण कोलात्कर, महाराष्ट्र की सिटी है जेजूरी, ठीक है, एक टेम्पल है उसमें लॉर्ड खांडोबा का, बिल्कुल ठीक है, तीनों सही है, चलो ए बी सी करो। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ जैकोबियन ट्रेजेडी इज, जैकोबियन ट्रेजेडी नाम आते हैं आपको, डार्क और सारा वो उथल पुथल वाला कैओस नजर आता है, ठीक है ना, तो डार्क वर्ल्ड ऑफ करप्शन एंड परवर्शन, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, बहुत आसान था ये भी, थोड़ा बहुत भी जैकोबियन ट्रेजेडी पढ़ाओ तो आसानी से हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, फार फेज इमेजेस तो पहला फीचर है भाई, नॉट पूछा हमें। डिलाइट इन नोवल थॉट एंड एक्सप्रेशन, ऐसी कोई बात मेटाफिजिकल पोएट्री में है नहीं, ये देखो सॉरी, डिलाइट इन नोवल थॉट एंड एक्सप्रेशन, हाँ नए नए थॉट्स और एक्सप्रेशन में मेटाफिजिकल पोएट्री डिलाइट लेते थे, ये बात भी सही है, इधर टिक करना चाहिए। एक्सेसिव इमोशनलिटी, ये रोमांटिसिज्म की खासियत है, अत्यधिक इमोशनल होना, तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री की बात नहीं है, और ऑब्सक्योरिटी इन लर्निंग ये सब है, तो इसमें एक्सेसिव इमोशनलिटी ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, ये ग्रेजुएशन लेवल की ग्रामर में डाला गया है, हालांकि है इसको का ही, ये क्या है, एस वी सी, लिंकिंग वर्ब है, यहाँ भी लिंकिंग वर्ब है एस वी सी, और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है एस वी ओ, तो सेंटेंस पैटर्न ए बी सी, ए और बी का एस बी सी है और सी का एस वी ओ है, ठीक है ना, मामला पहला ही, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, रेस्पेक्ट फॉर रूल्स, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एंड हार्किंग बैक टू ट्रेडिशनलिज्म एंड द एमर्जेंस ऑफ द हेरोइक कॉपलेट आर सम कैरेक्टर्स, सीधा नियो क्लासिकल पोएट्री पे आ जाओ, ये वापस रेस्टोर करना चाहते थे क्लासिकल रूल्स को, ट्रेडिशनल रूल्स को, तो नियो क्लासिसिज्म की विशेषता थी, ओके। उसके बाद इन्वेंशन, नेचर चाइल्ड, फ्लैट, स्टैप डैम, स्टडीज ब्लाउज, तो इन्वेंशन को क्या बताया गया भाई,
नेचर चाइल्ड, पर्सनिफिकेशन कर दिया गया, करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। फिगर्स ऑफ स्पीच में बहुत आसान सवाल था। फ्रेंच सिंबलिस्ट poets believed that evocativeness and suggestiveness could best be obtained by evocativeness and suggestiveness, इन दोनों को बेस्ट ऑप्टेन कैसे कर सकते हो? फ्री वर्ड से कर सकते हो, ये फ्रेंच सिंबलिस्ट मानते थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग विच ब्राउनिंग ओमिट्स? ओमिट्स का मतलब डज नॉट यूज नहीं करता इन सम ऑफ हिज poems। सिंगल पर्सनल अटरेंस करता है, पर्सोना एज डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट करता है, रेवलेशन ऑफ द स्पीकर्स कैरेक्टर करता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर्स ये नहीं करता। ऑडिटर सामने होते हैं, ये वो फॉलो ब्राउनिंग नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, दैट रीड was true failed to survive the storm of its sorrows। implicit metaphor का एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, और जहां भी मेटाफर आता है आपको ये आसानी से एग्जाम्पल मिल जाता है किसी भी बुक में जहां लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाए जाते हैं। द मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी वर्क। विक्टोरियन सोसाइटी आपको पता है जेंडर और क्लास, मैन उसमें प्रिंसिपल यही था, जेंडर एंड क्लास के बारे में ही है सारा। करेक्ट आंसर। ये भी आसान सवाल है, थोड़ा बहुत भी विक्टोरियन सोसाइटी का नॉलेज हो, विक्टोरियन लिटरेचर का, तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस आर करेक्ट? ठीक है, तो द टर्म देखो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नॉवेल का एक बहुत ही एक टेक्निक होती है जिसमें एक कैरेक्टर अपने मस्तिष्क के विचारों को रुक रुक कर एक स्ट्रीम की तरह रिवील करता है। ठीक है ना, तो द टर्म इज अप्लाइड टू द मोड ऑफ नरेशन डिपिक्टिंग फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस। सही बात है, ट्रू कर लीजिए। विलियम जेम्स यहाँ पे गलत है, हेनरी जेम्स होना चाहिए। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अ क्वालिफाइड एग्जाम्पल ऑफ द, तो ये रॉन्ग मानो क्योंकि ऑप्शन विलियम जेम्स दे दिया जबकि होना चाहिए हेनरी, तो गलत बात हो गई ना, फॉल्स है। Some critics use the term interchangeably with the term interior monologue है, आंतरिक मोनोलॉग। सही बात है, तो ये भी ट्रू है। तो इसमें A एंड C आर ट्रू होगा। क्या कह रहा है? करेक्ट पूछा है ना, तो इसमें करेक्ट आंसर कर लीजिए A एंड C। B फॉल्स हो गया। अगर यहाँ हेनरी होता तो हम सही मान लेते। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों। Which of the following novels of Amitav Ghosh does not form a part of his Ibis trilogy? Ibis trilogy का पार्ट कौन सा नहीं है? तो देखो, फ्लड ऑफ फायर है, रिवर ऑफ स्मोक है, सी ऑफ पॉपीज है, द हंग्री टाइड नहीं है, ये उसका इबिस ट्रिलॉजी का पार्ट नहीं है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्म गॉथिक आर करेक्ट? गॉथिक डरावना, हॉरर, ये सब गॉथिक नॉवेल की विशेषता है। इट ओरिजिनली हैड मिडाइवल कॉनोटेशंस। सही बात है। द नॉवेल्स ऑफ 1760s and 1790s gave the term gothic in generic meaning to the horror fantasy। सही बात है। The link between the sublime and the terror is clearly seen in the imaginative exaggeration of the gothic novel। तीनों सही बात है, A B C सही कर लीजिए। ओके, अगली बात, द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉडर्निज्म मेक इट न्यू। इजरा पाउंड जो मॉडर्निज्म की एक तरह से फाउंडर हैं, मेक इट न्यू की। बहुत आसान सवाल था, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डिस्टोपिया? डिस्टोपिया का मतलब क्या भाई? वही कैओस, डरावनापन, सामाजिक उथल पुथल, अव्यवस्था, है ना, मारकाट वाला मामला, वो डिस्टोपिया का। तो देखो, द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1984 और ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तीनों में से कौन सा नहीं है बताओ?
1984, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ठीक है। तो इसमें देखो डिस्टोपिया का पार्ट कौन सा नहीं है, मुझे इसमें लगता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे है, डिस्टोपिया का पार्ट कौन सा नॉवेल नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिस्क्राइब्ड एज डिस्टोपिया, डिस्टोपिया का पार्ट बताया गया है, हैव बीन डिस्क्राइब्ड। तो मुझे लगता है ए, बी एंड सी तीनों ही डिस्टोपिया के पार्ट हैं, पर इसे आप अभी छोड़ दें, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। उसके बाद विच नॉवल ऑफ B.N. लॉरेंस वॉज बैंड, तो लेडी चैटरलीज लवर, ये बैन किया गया था लॉरेंस का नॉवल, ये क्वाइट क्लियर है और काफ़ी आसान सवाल है। उसके बाद व्हाट इज नॉट द मैन यूज ऑफ एलिट्रेशन इन पोएट्री, एलिट्रेशन अनुप्रास जो होता है उसका पोएट्री में मैन यूज कौन सा नहीं है। टू क्रिएट स्पेशल स्टाइलिक इफेक्ट्स ऑफ द सच एज टू रेनफोर्स मीनिंग, बिल्कुल है, रेनफोर्स करना मीनिंग को। टू प्रोवाइड टोन कलर, ठीक है। टू लिंक रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। टू शॉर्टन द पोइम, एलिट्रेशन से पोइम शॉर्ट कैसे होगी भाई, तो ये उसका यूज नहीं है एलिट्रेशन का, चौथा। उसके बाद हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स सो साइंस अ गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड, ये एग्जाम्पल है दोस्तों सिमिली का। आप सोचोगे एज और लाइक नहीं आया, यहाँ कंपैरिजन ही हो रहा है सो से। हाउ फार द लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, ये लिटिल कैंडल अपनी रोशनी या किरणें कितनी दूर फेंक रही हैं, जैसे कि साइन चमकता है, ए गुड डीड इन नॉटी वर्ल्ड। तो ये एक तरह से सिमिली का ही एग्जाम्पल है, और रेन एंड मार्टिन में ये सिमिली वाले उदाहरण में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स करेक्टली डिस्क्राइब तरुदस द लॉटस, लॉटस एक पेट्रार्कन सोनेट है, आप जानते हो, ABBA, CDC, DDC, एक्चुअली होना क्या चाहिए, वापस क्या बनना चाहिए, CDC ही बनना चाहिए, लेकिन एक लाइन उसकी राइमिंग DDC से लास्ट जो है उसका। तो ये पेट्रार्कन सोनेट का उदाहरण है तरुदत्त का लॉटस, ये भी आसान सवाल है। सर वॉल्टर स्कॉट सेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग दे प्लेड with thoughts as the Elizabethans had played with words, तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स के बारे में कहा था सर वॉल्टर स्कॉट ने कि जिस तरह से ये एलिजाबेथन हैं शब्दों से खेलते थे, वैसे ही मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स वाले लोग हैं वो विचारों से खेलते थे, ठीक है ना, ये भी अच्छा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग नहीं करता रेनेसां पीरियड से, तो भाई साहब कौन नहीं करता, सैमुअल जॉनसन साहब नहीं करते, है ना, ये नियो क्लासिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो सैमुअल जॉनसन वाला इसमें आप करेक्ट आंसर मानिए। उसके बाद द पोएम एंटरप्राइज बाय एजिकियल इज प्राइमरीली अबाउट, किस बारे में है, ए जर्नी सिंबलाइजिंग लाइफ जर्नी एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, ये करेक्ट आंसर है। बिजनेस ट्रिप बिल्कुल नहीं था, और लिटरल पिलग्रिमेज टू ए टेम्पल नहीं था, एज रिलीजियस जर्नी थी वो, लेकिन उसका उद्देश्य ये था एक्सप्लोर करना डिसइल्यूजनमेंट की थीम्स को, तो करेक्ट आंसर ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द रूल्स ऑफ इमेजिज्म, इमेजिज्म का फाउंडर फिर से इजरा पाउंड ही हैं दोस्तों, ओके। व्हाई डज द स्पीकर से माई माइंड इज एन ओल्ड प्ले हाउस विथ ऑल इट्स लाइट्स पुट आउट, कमला दास। अनहैप्पी मैरिड लाइफ, मिजरेबल मैरिड लाइफ, तो वही बात है, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड विगर ओविंग टू आवर हस्बैंड्स पेट्रार्कल बिहेवियर, ये ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सरोजनी नायडूज पोइट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, सरोजनी नायडू क्या भाई, लिरिकल पोइट थी, इंडियन थीम्स के ऊपर बेस्ड, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लिरिकल पोइट्री है विथ इंडियन थीम्स, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्न एरा आर करेक्ट। पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट्स पोस्ट मॉडर्निज्म जब आप पढ़ते हो तो डाइवर्सिटी होती है राइटिंग में, ट्रू है। इट हैज अ रिच मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू, इंग्लिश एंड सब कुछ आ जाता है, मेल फीमेल, ठीक है। इट इज एन ऑन गोइंग इवेंट, चल रहा है और कंटिन्यू रहेगा, पोस्ट मॉडर्निज्म ही चल रहा है भाई। ए एंड बी एंड सी तीनों ट्रू हैं। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु नरेट्स द स्टोरी इन मंजू कपूर्स डिफिकल्ट डॉटर्स। इसमें कई जनों ने आंसर किया होगा, मुझे लगता है वीरमती, जिस स्टूडेंट का मैंने पेपर लिया उसने भी वीरमती किया। तो वीरमती तो क्या है, प्रोटैगनिस्ट है। एक्चुअल में जो अपन को क्या पूछा है, नरेटर पूछा है, और नरेटर हैं इडा। इडा जो हैं वो नरेटर हैं इस स्टोरी की, ठीक है ना। रस्किन बॉन्ड्स ऑटोबायोग्राफी इज नेम्ड। रस्किन बॉन्ड की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लॉन फॉक्स डांसिंग। ओके, ये भी सवाल इजी था। इंडियन राइटर्स आपने अगर पढ़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन सीधे माने जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। रियलिज्म वाज अपोज्ड टू। रियलिज्म भाई रोमांटिसिज्म का एक तरह से रिएक्शन था, रोमांटिसिज्म के प्रति एक रिवॉल्ट था, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाफर्स डज जया यूज टू डिस्क्राइब द मैरिड लाइफ इन द नॉवेल दैट लॉन्ग साइलेंस। तो जोक से बंधे दो बैल, बैलों की जोड़ी, आपको अगर याद होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है अंदर से नहीं। देखो इंडियन राइटर्स, आप सोचते हो कि इंडियन राइटर्स की केवल रचनाएं पूछेंगे, कैरेक्टर्स वगैरह नहीं पूछेंगे, तो आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा, आप कम से कम समरी जरूर पढ़ लें। तो समरी से बाहर कुछ नहीं जाता। एक तो उनकी मेजर जो राइटिंग्स कौन सी हैं वो देख लें, और जो बहुत चर्चित रही है जैसे कोलात्कर साहब का जेजूरी वगैरह, ये सब बहुत प्रचलित जो चीज़ें रही हैं उनकी समरी भी आपको पढ़नी होगी। जो राइटर्स तो 15 ही है सिलेबस में, लेकिन उन सब की समरी में कुछ खास टाइम नहीं लगता दोस्तों। और जो चर्चित हैं जैसे गाइड जैसी चीज़ें, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जैसी चीज़ें, ये जो भी चर्चित रही हैं वो जैसे एंटरप्राइज हैं, तो वो जरूर आप देखें। ओके, उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द ऑप्शन विच इज करेक्ट अबाउट एपिक। एपिक के बारे में जो चीजें सही हो। एपिक सिमिली इज स्ट्रांगली इन कॉन्ट्रास्ट टू होमेरिक सिमिली। यही गलत हो गया भाई, नहीं ये तो गलत है, सॉरी गलत क्यों है, अपन को सही पूछा है, करेक्ट वाला पूछा है। एपिक सिमिली है वो कॉन्ट्रास्ट में होती है, नहीं यार होमेरिक सिमरी ही एपिक सिमिली होती है, तो ये बात तो सही है, ठीक है। फिर एन एपिक इज डिफरेंट फ्रॉम हेरोइक पोएम, ये तो गलत बता रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट होता है, तो ये तो गलत हो गया मामला, अपन को सही वाला चुनना है। एन एपिक इज डिफरेंट फ्रॉम हेरोइक पोएम, ये भी बात गलत है, क्योंकि एपिक हेरोइक पोएम ही होती है, शौर्यपूर्ण गाथा होती है। एन एपिक सिमिली जनरली बिगिंस विद एज, ये बात सही है, ठीक है ना। और द सब्जेक्ट ऑफ एन एपिक इज यूजुअली ट्रिवियल एंड लैक सीरियस ट्रीटमेंट, बिल्कुल गलत है। सब्जेक्ट होता है, ग्रैंड सब्जेक्ट होता है, तुच्छ नहीं होता। और सीरियस ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, ये कह रहा है सीरियस ट्रीटमेंट नहीं होता, भयंकर सीरियस ट्रीटमेंट होता है, एपिक लिख देते हैं, है ना उस पर। मिल्टन डिस्क्राइब लिसिडस इन द सब टाइटल एज मोनोडी, उसने खुद बताया मोनोडी इन मेमोरियल, ये मिल्टन ने खुद लिसिडस जो उसकी एलर्जी है उसके बारे में लिखा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब देखो, एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद वेट हैवी एज फ्रॉस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, सिमिली हो गया मामला, बहुत आसान है, कोई खास है।
अगला देखिए, अब देखो टीचिंग मेथड्स पे आते हैं। टीचिंग मेथड्स में 3-4 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी लगभग ठीक थे। Communicative competence includes different skills in using a language. Which one of the following is none of them? अब communicative competence में कौन कौन सी skills हैं? Discourse competence हैं, उसके बाद grammatical competence हैं, linguistic competence भी कहते हैं, structural competence हैं, strategic competence नाम की कोई चीज नहीं है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पोएट्री? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम शुड बी गिवन बाय द टीचर। ये पहला ही गलत हो गया। डज नॉट पूछा है तो ये बिल्कुल डज नॉट है, ठीक है ना। पोएट्री की डिटेल में कोई एक्सप्लेनेशन टीचर नहीं करता। पोएट्री इज टॉट फॉर द शेक ऑफ प्लेजर, आनंद के उद्देश्य के लिए पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट शुड कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग स्टूडेंट ही कॉम्प्रिहेंड करें। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लिरिक्स, वो सब स्टूडेंट का काम है। पोएम शुड बी अप्रोच टोटल वर्क, बिल्कुल समग्र रूप में देखना चाहिए। अलग अलग लाइन का मीनिंग निकालना गलत बात है। पोएट्री शुड बी टॉट इन सच ए वे दैट इट गिव्स प्लेजर, देना चाहिए बिल्कुल। और पोएट्री शुड बी रेड एंड री रेड इफेक्टिवली बाय द टीचर, ये भी बात ठीक है, पढ़ी जानी चाहिए टीचर द्वारा, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। हर लाइन का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑन गोइंग एंड सपोर्ट्स लर्निंग। फॉर्मेटिव जो समय समय पर होता रहता है, व्हाट इज इट्स पर्पस, इसका पर्पस क्या है? टू रैंक स्टूडेंट नहीं, टू ग्रेड ऑनली फाइनल नो नो नो, टू गाइड इंस्ट्रक्शन, जिससे पढ़ाने का तरीके को मार्गदर्शन मिले और लर्निंग इंप्रूव हो। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश? इंग्लिश पढ़ाने का जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें निम्न में से कौन सा उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्ट्रक्चरल अप्रोच की, ठीक है ना। ऑरल ड्रिल्स टू प्रैक्टिस न्यू स्ट्रक्चर होगा। यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, ये बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच में नेटिव लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इसमें नहीं वाला पूछा है, ये नहीं होगा। सिचुएशन होगी, ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स होंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके बाद एन इंग्लिश टीचर यूजेस जीटी मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड टू टीच इंग्लिश इन हिज और हर क्लास, तो वो क्या करेगा? टीच ग्रामर डिडक्टिवली, बिल्कुल। ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में पहले ग्रामर पढ़ाई जाएगी, रूल्स, और फिर एग्जाम्पल, ये डिडक्टिव मैनर हो गया। और जैसे डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव है, ठीक है ना। स्टूडेंट खुद ही ग्रामर निकालें, पहले एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस, ग्रामर वो खुद ही कॉम्प्रिहेंड करते हैं, वो इंडक्टिव मैनर हो गया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब स्टूडेंट की मदर टंग तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हो गई। ले एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग फ्लुएंसी अमंग स्टूडेंट, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर क्या करेगा? डिडक्टिवली पढ़ाएंगे। फिर प्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज, लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? नया कंटेंट प्रस्तुत करना, यही प्रेजेंटेशन है। अवार्ड तो बाद में करते हैं भाई, टेस्ट के बाद। एडमिनिस्ट्रेटिंग क्विजेस, क्विज का कोई लेना देना नहीं, ये तो इवेल्युएशन का पार्ट हो गया। और रिसाइटिंग मेमोराइज्ड लाइंस, ये कुछ नहीं है। तो न्यू कंटेंट को मीनिंगफुली रखना, वही क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद में मिसेस बी while using grammar translation method in his or her class emphasizes upon blank space and blank space as the primary skill to be focused in classroom teaching। अब देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किस चीज पे एम्फेसाइज होगा? तो रीडिंग और राइटिंग पे होगा, RW पे, है ना, बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। गुड इंग्लिश टेस्ट क्या?
अ टेस्ट शुड नाइदर बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, ये तो बात सही है, सही नहीं वाला पकड़ना। ऑल आइटम्स ऑफ द टेस्ट शुड बी ऑफ एवरेज डिफिकल्टी लेवल, ये गलत बात है। सारे आइटम अगर एवरेज डिफिकल्टी लेवल के होंगे तो फिर क्या होगा, एवरेज वाले बच्चे ही कर पाएंगे। भाई मॉडरेट भी होता है, एवरेज होता है, बिलो एवरेज होता है, अबव एवरेज होता है, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है टेस्ट का। ए टेस्ट शुड बी वैलिड, ये तो ही है। ए टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पढ़ाने के उद्देश्य क्या है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए टेस्ट, ये सारी बातें सही है, ये सेकंड वाला गलत है। उसके बाद इन द डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, ठीक है, सही बात है। इसका मतलब क्या होता है क्लासरूम प्रैक्टिस में, वोकेबलरी एम्फेसाइज होती है, सही बात है। स्टूडेंट डिस्कवर ग्रामर थ्रू एग्जाम्पल्स एंड रूल यूज, ये सही बात है। स्टूडेंट खुद ही ग्रामर डिस्कवर कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही, अलग से कुछ नहीं समझाया जाता ग्रामर को। और ट्रांसलेशन इज यूज टू एक्सप्लेन ग्रामर, ठीक है, ये तो नहीं होता, ये नहीं होता। और केवल वोकेबलरी एम्फेसाइज हो, केवल इतनी बात नहीं है। टीचर्स गिव ग्रामर रूल्स बिफोर प्रैक्टिस, नो, ग्रामर पहले नहीं बताते, वो तो फिर डिडक्टिव हो गया ना, तो करेक्ट आंसर सेकंड ही होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टीचर यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT। अ टीचर, नॉट ट्रू पूछा है ना। द टीचर ऑर्गेनाइजेज द रिसोर्सेज फॉर कम्युनिकेशन, ये बात सही है। अ टीचर फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, ये भी बात सही है। अ टीचर एक्ट्स एज इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। अ टीचर प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम मेकिंग एरर्स, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लुएंसी पे फोकस किया जाता है CLT में, तो एरर्स करने से रोकना ये बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह होता है टीचर, ओके। उसके बाद व्हेन ए टीचर यूजेस डायरेक्ट मेथड टू टीच इंग्लिश, वो क्या क्या नहीं करेगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो भाई जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन ही गलत है तो मामला गड़बड़। ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाएगा, सही बात है। न्यू पॉइंट्स ऑरली, ठीक है। यूज स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच एब्सर्ड वोकेबलरी, नहीं, डायरेक्ट मेथड में नेटिव लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, केवल टारगेट लैंग्वेज जो है उसी में बात होती है, ओके। अगला देखते हैं, अ टीचर यूजेस ऑडियोलिंगुअल मेथड टू टीच इंग्लिश इन हिज क्लास, विच ऑफ, देखो ऑडियोलिंगुअल मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब लर्नर्स इन हिज क्लास, लर्नर्स कैसे होंगे, ऑडियोलिंगुअल मेथड में क्या होगा, SR वाला मामला होगा, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स वाला मामला होगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है एक तरह से ऑडियो, तो लर्नर्स इनिशिएट इंटरेक्शन देमसेल्व्स, ठीक बात है, ठीक नहीं है, इंटरेक्शन खुद नहीं करेंगे। लर्नर्स लर्न एट देयर ओन पेस, लर्नर्स आर फ्री टू मेक मिस्टेक्स, लर्नर्स प्ले अ रिएक्टिव रोल, ये वाला करेक्ट आंसर है। लर्नर्स क्या करेंगे, रिएक्टिव होंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे जो भी उनके सामने मटेरियल आता है, स्टिमुलस आता है, ये करेक्ट आंसर होगा 4। उसके बाद अ प्रोबिंग क्वेश्चन सच एज लेट अस कंपेयर, चलो तुलना करते हैं, क्या हो जाता, इस तरह के प्रश्न आते हैं ना CBSE, विशेष रूप से CBSE की बुक्स में, यदि उसकी जगह आप होते तो क्या करते, तो इनका उद्देश्य क्या होता है, टेक्स्ट को इंटरप्रिटेट करना, अपने तरह से व्याख्या करना, तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं ये सारे प्रश्न, 4th इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद टीचर यूजेस या यूजिंग CLT मेथड इन हिज और हर क्लास विल यूज द फॉलोइंग 3 फीचर्स, 3 फीचर कौन से यूज करेंगे, विल यूज द फॉलोइंग 3 फीचर्स इन हिज और हर एक्टिविटी, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंफॉर्मेशन, गैप, चॉइस एंड फीडबैक, ही नहीं होगा, इंफॉर्मेशन, चॉइस, सॉरी गैप, चॉइस एंड इमिटेशन, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। फीडबैक इसमें नहीं होगा CLT में, ओके। उसके बाद मिस्टर वाई बिलीव्स दैट स्टूडेंट नीड टू
ओवर लर्न द टारगेट लैंग्वेज। जब भी ओवर लर्न की बात आती है, ओवर लर्निंग किस में होती है भाई? ऑडियो लिंगुअल मेथड में। क्यों? रटन विद्या है, जरूरत से ज्यादा रटना होता है, ओवर लर्निंग होता है। पिक्चर कंपोजिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पिक्चर कंपोजिशन क्या है भाई? गाइडेड राइटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक पिक्चर देख के उसी से गाइडेड रहते हुए वो बच्चे कंपोज करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? एक तरह से गाइडेड कंपोजिशन हो गया, गाइडेड राइटिंग हो गया। उसके बाद ग्रेडेशन इन सिलेबस डिजाइन रेफर्स टू। अब ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर होता है, ये ग्रेडेशन होता है। हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर सिलेबस में आप ग्रेडेशन करते हो। पहले जो बच्चे जानते हैं उनसे फिर वो नहीं जानते उस ओर ले जाते हो, ठीक है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ब्लैंक स्पेस शुड नॉट वरी द टीचर as the learners can correct it themselves. Blank space are serious because it is a result of faulty learning. The learners unconsciously breaks the unwritten rules of the target language. तो देखो इसमें करेक्ट आंसर हैं, पहले में आना चाहिए मिस्टेक्स। मिस्टेक्स टीचर को वरी नहीं करते। ये बेस है मिस्टेक्स और एरर में डिफरेंस के ऊपर। मिस्टेक्स और एरर्स के ऊपर बेस्ड बात है ये दोस्तों। मिस्टेक्स वो कहते हैं, नॉलेज तो होता है फिर भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण, एकाग्रता की कमी के कारण हम कोई गलती करते हैं तो उसे कहते हैं मिस्टेक। और ज्ञान की कमी के कारण जो गलती करते हैं उसे हम कहते हैं एरर। तो एरर्स अगर होती है तो समझ लीजिए वो ग्रामेटिकल रूल्स का ब्रीच होता है, ग्रामेटिकल रूल्स टूट जाते हैं, तो वो तो होती है एरर। और आप जानबूझ के जैसे डू का डज कर दिया, बोलते समय मुंह से डज निकल गया, या हैज की जगह हैव निकल गया, तो आप जानते तो हैं कि हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, लेकिन आपसे एरर हो गई सॉरी। तो इस तरह की जो एरर होती है ना, वो टीचर, इस तरह की मिस्टेक, सॉरी, ये आप रूल्स जानते हैं फिर भी आपसे गलती होगी तो मिस्टेक है। तो मिस्टेक से ज़्यादा टीचर चिंतित नहीं होता है, उसे पता है बच्चा जानता है, हो गया है। लेकिन एरर है वो फिर सीरियस एक तरह से गलती होती है, उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो मिस्टेक्स ज़्यादा चिंता नहीं देती टीचर को, एरर्स जो हैं वो सीरियस होती हैं क्योंकि वो फॉल्टी लर्नर के कारण होती हैं। एरर आप कर रहे हो तो आपकी लर्निंग फॉल्टी है, इसलिए टीचर फिर चिंतित होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन होना चाहिए। क्राइटेरिया तो प्लूरल वर्ड है आर्टिकल के साथ। फॉर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेज। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम में देखो रेंज होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, कवरेज होता है, नॉवेल्टी नहीं होती है, ऐसा कोई सिलेक्शन का क्राइटेरियन नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ फ्यू एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन कॉमन ए एंड स्टेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग ऑफ प्रोज आर लिस्टेड इन कॉलम बी। मैच ईच एक्टिविटी विद द एप्रोप्रिएट स्टेज एट विच इट शुड बी कंडक्टेड। अब देखो जो कंडक्ट, कौन सी एक्टिविटी किस स्टेज पे होती है पढ़ाते समय, इसके ऊपर केवल एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है। एक तरह से लॉजिकल वे में यूं ही हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। रिवीजन ऑफ प्रीवियस डेज वर्क, पहले दिन का वर्क जो आपने पढ़ा रखा उसका रिवीजन क्या होगा भाई? प्री रीडिंग स्टेज हो गया। आते ही पहले जो पहले पढ़ा रखा उसको रिवाइज करेंगे नई रीडिंग से पहले, तो प्री रीडिंग हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द अनफैमिलियर रेफरेंसेस, ये पढ़ाते पढ़ाते जो अनफैमिलियर रेफरेंसेस कोई टेक्स्ट में आता है तो टीचर पढ़ाते समय उसी से हम समझाएगा ना, तो ये बात रीडिंग स्टेज की है। और मॉडल रीडिंग टीचर कब करेगा भाई? पढ़ते समय ही मॉडल रीडिंग करेगा, उसी स्टेज की बात है।
और लैंग्वेज एक्सरसाइज कब होती है? पढ़ाने के बाद होती है ना। जो उस टेक्स्ट में लैंग्वेज आई उसके ऊपर जो एक्सरसाइज दी जाती है, ये पोस्ट रीडिंग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट रीडिंग स्टेज। तो देखो ए का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। बी का और सी का सेकंड, बी का सेकंड, सी का सेकंड और डी का थर्ड, ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ओके, तो ये आपके सॉल्यूशंस थे। अब देखिए बात करते हैं पेपर के वजन की। आपकी एक आम चिंता रहती है कि कट ऑफ क्या रहेगा, और जो बच्चे पढ़ते हैं जाहिर सी बात है उनको चिंता जरूर रहती है। तो देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपने इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह को माइनस करके 1110 से 1115 के बीच आपका स्कोर है, जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूं, अगर आपने 110 से 115 के बीच आप स्कोर कर रहे हैं कट उठा के, तो बहुत अच्छा स्कोर है। और आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए सिलेक्शन के लिए, यानी आप सेफ है। जो पेपर का देखो, पेपर में कुछ क्वेश्चंस हमें डिफिकल्ट लगे इनिशियली, लेकिन बाद में घर जाके आपने भी देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, उन्हें किया जा सकता था। जो नेसेसरी हिंट्स होते हैं वो पेपर सेटर ने क्वेश्चन में कई जगह दे दिए थे, ठीक है ना। और जो लोग कहते हैं लिटरेचर बहुत टफ था, बहुत टफ था, देखो लिटरेचर के क्वेश्चंस मैंने काउंट किए, लगभग आपके 58 या 59 क्वेश्चंस हैं, 58 to 59 क्वेश्चंस। उनमें आप मान लीजिए 15 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, 15 to 20 क्वेश्चंस। बाकी जो लोग लिटरेचर ढंग से पढ़े हुए हैं उनको इतने डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे। और 1110 से 1115 सेफ स्कोर है। और रही बात आपका जीके का पेपर है, उसका भी काफ़ी अच्छा खासा स्टैंडर्ड था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 में जो व्यक्ति 60 to 65 है, मैं तो कहता हूं 55 वाले भी टेंशन ना लें, 55 to 65 ये भी सेफ जोन वाला है। तो मान लीजिए आप 1110 पे जाओ तो 220 मार्क्स आ गए, और आप 55 पे जाओ, मैं तो कहता हूं 55 तो 110 हो गए। 330 मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल 315 से 325 के बीच वेरी वेरी सेफ मामला है। तो घबराए नहीं, जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए अच्छे साइंस है। पेपर जब भी अच्छा होता है तो पढ़ने वाले बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाती है, और जो शौकिया खिलाड़ी हैं वो फिर निराश हो जाते हैं। खैर, आपको अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। अगर आपको लगता है कि आरपीएससी आपकी मंजिल है, आरपीएससी में जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और आरएस मेंस का 4th पेपर इंग्लिश का अगर आपको परेशान कर रहा है, तो मेरा आपको एक हम्बल सा सजेशन है कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं रेगुलरली आपके लिए वो सारे टॉपिक्स इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ जो टॉपिक्स आपको परेशान करते रहें, और आपको लगेगा कि आपकी मंजिल अब काफ़ी आसान है। इस चैनल पे मैं जल्दी से ही, बहुत जल्दी, नवरात्र में रेगुलर शुरू करेंगे क्लासेस। नवरात्रा याद रखें आप, हर शुभ काम को श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। अभी चूंकि पेपर आपका श्राद्ध पक्ष में हो गया तो मजबूरी है सोल्यूशन कराने की। वैसे मेरा श्राद्ध में शुरू करने का मन भी नहीं था, ये मेरा खुद का अपना चैनल है। रेगुलरली आपको लिटरेचर की भी क्लासेस मिलेगी और ग्रामर की भी क्लासेस मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके कुछ
फ्रेंड्स जिनको आप चाहते हैं, जिनकी सफलता में आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं, प्लीज़ उनको भी सजेस्ट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, आपको कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। मेरे साथ एक और सर जो कि अभी रिसेंटली आरपीएससी क्रैक किया फर्स्ट ग्रेड अच्छी रैंक से, वो भी ग्रामर की कुछ स्पेशल क्लासेस लेंगे। मैं भी ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों आपके बीच में लेके आने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और नवरात्र से हम लोग एक नई शुरुआत सफ़र की करेंगे। इज़ दैट क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच।